क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? अ पेशेंट कम्स इनटू योर क्लिनिक आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन, इफ द मदर ऑफ अ चाइल्ड इज ब्लड टाइप ओ पॉजिटिव, मदर ऑफ अ चाइल्ड मतलब फीमेल का ब्लड ग्रुप दे दिया है ओ पॉजिटिव। क्लियर? इसमें दो ब्लड ग्रुप सिस्टम चल रहे हैं, एबीओ और आरएच। क्लियर? तो आरएच के अकॉर्डिंग वो क्या है? ओ एंड आरएच, सॉरी, एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या ब्लड ग्रुप है उसका? ओ एंड आरएच फैक्टर के अकॉर्डिंग क्या ब्लड ग्रुप है? पॉजिटिव। क्लियर? मतलब ब्लड पे पॉजिटिव है या निगेटिव है, कैपिटल डी स्मॉल डी वाले में से उसके पास डी एंटीजन है तो वो पॉजिटिव है। एंड द चाइल्ड इज ए माइनस। चाइल्ड चाइल्ड को देखो पिडिग्री में या तो स्क्वायर बनाते हैं तो ये हो जाता है मेल, स्फेरिकल बनाते हैं तो ये हो जाता है फीमेल, और ये तो होता ही है फीमेल का सिंबल। क्लियर? अभी हम ऐसे ही लिख देते हैं तुम लोग को, चाइल्ड जब जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तब सिंबॉलिक बात करेंगे। इज ए निगेटिव मतलब एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंग वो ए ब्लड ग्रुप है एंड आरएच के अकॉर्डिंग उस पर एंटीजन नहीं है, ए निगेटिव है। नाउ जेनेटिक्स क्या कहती है? जेनेटिक्स ये कह रही है कि अगर मदर ओ पॉजिटिव है, इट मीन्स कि उसके पास तो दोनों जो उसके मदर मदर फादर से उसके मदर फादर से जीन आए हुए हैं, जो क्रोमोसोम आए हैं वो दोनों ही क्या है? ओ ओ मतलब आई ओ। क्लियर? रेसेसिव है, इसको स्मॉल से भी लिखते हैं इस तरीके से, रेसेसिव है। ठीक है, एक चीज पता चल गई। और बेटे में है ए, इट मीन्स कि एक तो इसका ए है ही और माँ से एक आएगा तो एक जीन इसका आईओ है। क्लियर? अब एक जीन ए है, एक जीन आईओ है, क्योंकि माँ माँ से एक जीन तो आएगा ना, तो एक कोई भी आएगा ओ तो आएगा ही आएगा। एक फादर से आया है और ए है, और इसमें ए और आई ओ में मतलब ए और ओ में डोमिनेंट होता है ए, इसलिए उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए। क्लियर? अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं ये कि जो व्हाट ब्लड टाइप ऑफ द फादर बी। ओके, फादर का देखना है तो एक तो यही समझ में आ रहा है कि ए है तो फादर ए तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मदर से ओ आया है तो ए जीन उसको आया कहाँ से? फादर से ही आएगा। क्लियर? तो एक बात तो क्लियर है कि ए की पॉसिबिलिटी 100% है, ए ब्लड ग्रुप हो सकता है फादर का। आर एच निगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि बच्चे में निगेटिव आया हुआ है और वो डोमिनेटिंग है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, चलो अभी निगेटिव पॉजिटिव वाली बाद में बात करेंगे, अभी यहाँ पे क्या देखना है? और कोई चांसेस है क्या? बी आ सकता था, बी बी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे फिर बी ब्लड ग्रुप होता, बी और ओ आता। अब एक पॉसिबिलिटी और बच रही है कि ए भी हो सकता है। ए भी होगा तो उसके पास आई ए जीन होगी एंड आई बी जीन होगा। आई ए जीन में उसके पास बाइंडिंग करने के लिए फिर से प्रोबेबिलिटी वही है, मदर के पास से कोई भी आएगा आई ओ ही रहेगा, तो कॉम्बिनेशन बनेगा आई ए ओ, जो हम देख रहे हैं कि ये बना हुआ है। दूसरा कॉम्बिनेशन बनता ये वाला एरो हटाना है, एक दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या बनेगा? आई बी ओ। इस पॉसिबिलिटी से उसके पास दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा आई बी आई ओ। क्लियर? तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा आई बी, मतलब चाइल्ड का ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी, जो कि नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। आई ए आई ओ इस पॉसिबिलिटी से भी मिल रहा है, और अगर सिर्फ फादर का ए बी मतलब ए ब्लड ग्रुप है, आई ए दोनों जीन ए के हैं, तो भी उस फादर में ए बच्चे में ए आ सकता है। एक पॉसिबिलिटी और है कि वो आई ए ओ हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये और हो सकती है कि वो यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने देखा कि आई ए आई बी जीन का। ओके, तो रुको, ये थोड़ा सा हो गया हौच पौच, एक मिनट हम क्लियर करते हैं। मदर का है ओ तो जीन है आई ओ, बात खत्म। बेटे का है ए तो बेटे के पास एक जीन मदर का आया है, एक जीन आ गया है ए। फादर का हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? फादर में एक तो हमें ये दिख ही रहा है कि ए है, तो फादर का अगर आई ए हम मान लें कि फादर फर्स्ट केस हम देख रहे हैं कि ए है, तो जीन क्या हो जाएगा? फादर के पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो आई ए हो। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है फादर के पास? इसी के लिए
ए ब्लड ग्रुप होने के लिए क्या हो सकता है कि उनके पास जीन जो हो उनके मदर फादर से या तो दोनों से ए आ जाए या तो एक से ए आ जाए एक से ओ आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो फर्स्ट ए ब्लड ग्रुप के दो पॉसिबिलिटी है, दिस एंड दिस। सेकेंड हम देख रहे हैं कि क्या चांसेस हो सकता है, आई ए बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है जिस केस में आई ए जीन कंट्रीब्यूट कर जाए, मतलब इस केस में फादर के पास आई ए और आई बी है, और आई ए और आई जीरो वाले कॉम्बिनेशन से ब्लड ग्रुप आएगा बच्चे का ए। क्लियर, तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से तो है ही, डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये वाला डायरेक्ट दिख रहा है आपको। तो दो पॉसिबिलिटी है, ब्लड ग्रुप तो ए होगा, आई ए आई ओ ये जीन हो सकते हैं, उसके जीनोटाइप हो सकते हैं, लेकिन फिनोटाइप उसका आई ए ही होगा इन बोथ द केस। अगर उसके फादर मदर से आने वाले क्रोमोसोम आई ए कैरी कर रहे हैं तो भी, आई ए आई ओ कैरी करेंगे तो भी, क्योंकि ए इज डोमिनेंट, तो उस केस में भी जो फादर होगा उसका ए ही होगा। एंड थर्ड थिंग है कि ए ही हमें चाहिए, तो ए और बी वाले कॉम्बिनेशन में अगर हम जाएं को डोमिनेंस वाले में, तो उसमें आई ए आई बी से अगर ए और ओ का कॉम्बिनेशन बना है, ठीक है, फादर ने ए जीन को कंट्रीब्यूट किया और मदर के पास तो एक ही जीन है, ओ ही आएगा। इस केस में अब कॉम्बिनेशन बनेगा आई ए आई ओ, एंड दैट केस ऑल्सो इट एक्सप्रेसेस ए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस केस में फादर का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। क्लियर है, समझ में आया? चलो ठीक है, अभी अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, ब्लड क्लॉटिंग, जो हमने थोड़ा सा तुम्हें इंट्रोडक्टरी लेक्चर में दिया भी था, उसी से हम ऊपर देखेंगे, आज मैकेनिज्म देखेंगे उसका। तो ब्लड क्लॉटिंग एक नेचुरल फिनोमेना, मैंने बताया कि ये तुम्हारे सी सॉ की तरह, इट इज लाइक सी सॉ, ऐसे हुआ तो भी गड़बड़ है, ऐसे हुआ तो भी गड़बड़। ठीक है, इट शुड बी इन बैलेंस, इसको बैलेंस रहना है, कितना क्लॉट करना है, कितना क्लॉट को ब्रेक करना है, दैट इज एकदम बैलेंसिंग वाला फिनोमेना है। तभी आप एक वर्ड सुने होंगे, कई मूवीज में देखे होंगे, कई सीरियल में देखे होंगे, एक्सीडेंट के बाद बोलता है कुछ भी बाहर से चोट नहीं निकली, एक तो है एक्सीडेंट पूरा ट्रॉमा वाला रोड एक्सीडेंट ऐसा, और कभी कभी किसी किसी सीरियल के सीन में, मूवीज के सीन में देखे होंगे कि बस गिरा है इंसान और उसकी डेथ हो गई है। एट दैट टाइम इट इज पॉसिबल कि वहां पे ब्रेन हैमरेज हुआ हो, हार्ट अटैक आया हो, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई हो जो एक्सटर्नली विजिबल नहीं है। क्लियर, वो इंटरनल ब्लीडिंग बहुत छोटे अमाउंट में होगी, मतलब बहुत छोटा कुछ कट होगा तो हमारा जो सिस्टम है वो उसको हील कर लेगा, लेकिन बहुत इंटरनल जैसे ब्रेन हैमरेज हो रहा है, क्लियर, वेन ही फट रही है, तो इस तरीके का कुछ होता है, तो उस केस में सेव होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई है, सबसे पहले तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही ब्लॉक करेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई फॉर मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी। एंड अगर एक चीज, एक कंडीशन तुम्हें बताती हूँ, जैसे अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कोई एनेमिक है, ठीक है, तो हमारे बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि वो नीचे के लोअर पार्ट के ऑक्सीजन की सप्लाई को ब्लॉक करता है, मतलब कम करता है, कम कर देगा, खाली काम भर की चीजें जाती रहेगी, इसलिए वो पर्सन धीरे धीरे काफी वीक हो जाता है। लेकिन ब्रेन को सप्लाई जाती रहेगी, मतलब ब्रेन कभी भी ऑक्सीजन के अमाउंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, इस तरीके की कंडीशन ब्रेन नहीं अडॉप्ट करेगा। तो और जब इस तरीके का ब्लीडिंग है, तो अभी हमें पता है कि क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, फ्लो चल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि नीचे कहीं कट लग गया है तो फ्लो चल सकता है, ऊपर का पूरा फ्लो डिस्टर्ब होगा, एंड दैट्स व्हाई उस पर्सन की सडन एकदम डेथ हो जाती है, और वो डेथ ब्लीडिंग के केस से बहुत ज्यादा रिपोर्टेड होती है। ठीक है, कभी भी एक्सीडेंटल केस होता है उसमें भी ब्लीडिंग के केस से, जो हेलमेट वगैरह ना पहनने से एक्सीडेंट की बात होती है उसमें भी ब्लीडिंग का केस बहुत होता है। तो मीन्स इंटरनल ब्लीडिंग इज ऑल्सो सीवियर। एंड दूसरा इसका रूप क्या देख रहे हो कि अगर क्लॉट बन गया है, क्लॉट बन गया है तो क्लॉट कहीं पे भी मूव कर सकता है, ब्लॉकेज करेगा, फ्लो को रोकेगा, तो एक नॉर्मल से ज्यादा एक्सेस अमाउंट में क्लॉट बनना वो भी प्रॉब्लमेटिक है, थ्रोम्बस कॉज करेगा। तो दोनों को देखेंगे आज। क्या, एक टर्म नोट कर लो, हीमोफोबिया, ठीक है, फियर ऑफ ब्लड,
जनरल स्टडी है एक कि फियर ऑफ ब्लड जो होता है वो मेल्स में मतलब लड़कों में ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू गर्ल्स। ठीक है। हीमोफोबिया, बहुत लोग इस वजह से सिर्फ क्योंकि वो ब्लड नहीं देख सकते हैं, ब्लड देख के उनको चक्कर आने लगता है, इस कंडीशन की वजह से इस फील्ड में आते भी नहीं है मेडिकल वाले। और तुम लोगों को तो इस फील्ड में जाना है, तो अभी भी कोई भी हीमोफोबिक है तो हीमोफोबिक से उसको देखो, अगर यहाँ पे नहीं अभी डील करोगे, अपने आप नहीं होगे, तो वहां पे तुम्हारे क्लासेस और तुम्हारे प्रैक्टिकल के टाइम ही उस तरीके से ट्रीट किया जाता है बच्चों को कि धीरे धीरे उनके अंदर से ये चीजें निकल जाए। डर निकलेगा तभी तो वो जाके कुछ भी इस फील्ड में इंजेक्शन लगाना, नॉर्मल कोई कुछ भी किसी भी फिजिशियन टाइप का कुछ भी बन रहा है, नहीं कह रहे कि सर्जरी कर रहा है, लेकिन नॉर्मल इतना तो आएगा ना कि इंजेक्शन लगाएगा। ठीक है, कोई कट है तो उसको स्टिचेस लगा सको। तुम्हें बताओ इतनी चीज मुझे भी आती है वैसे, विदाउट डिग्री। स्टिच लगाना आता है, इंजेक्शन लगाना आता है, ड्रिप लगाना आता है, ये कुछ चीजें हैं, मल्टीविटामिन वगैरह ड्रिप में देना, ये सब चीजें आता है, बीपी लेना आता है। कुछ चीजें चाचा जी के साथ अपने सीखी है, तो कुछ चीजें आती है, जैसे अपनी मम्मी को भी दिया है, दादी को दिया है, तो इस तरीके से कभी कभी किया है, बट ऐसे नहीं कि हाँ टपरी लगा के बैठ गया कि आज इंजेक्शन लगा दे, वैसा वाला काम नहीं। ठीक है, वो ऑथराइज लोग ही करे तो अच्छा है। मैंने जब भी किया अपने चाचा के ही डिस्पेंसरी में अपने अपने लोगों पे किया, वो भी बहुत रेयर कंडीशन में 3 या 4 बार ही हुआ होगा ऐसे। हाँ, ड्रिप व्रिप का किया। ड्रिप मतलब ड्रिप में क्या लगाने के बाद उसका देखना, उसका फ्लो देखना, इस तरीके की चीजें की है। तो मीन्स आपको एक तो पूरा ओवरऑल ब्लड वगैरह का डर हटा देना चाहिए माइंड से, आगे के लिए अपने माइंड को भी प्रिपेयर करते चलो। फिर अभी यहाँ इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग समझ लो, जैसे आपकी ब्लड है, ब्लड वेसल्स के 3 टाइप्स हैं, आर्टरी, वेन और कैपलरी, उसी तरीके से उससे ही रिलेटेड ब्लीडिंग हो गई। तो आर्ट्रियल ब्लीडिंग, आप इसकी पोजीशन देख रहे हो अपर साइड में, आर्टियल ब्लीडिंग में ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है ज्यादा प्रेशर से, मतलब आर्टरी में ब्लड फ्लो करता है ज्यादा प्रेशर से, तो कहीं अगर आर्ट्रियल कट लगेगा तो ब्लड आपका बहुत तेज निकलेगा, सिवियर। ठीक है, तो सिवियर इंजरी, और जो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो टेक्सचर ऑफ बॉडी है, आप ऊपर के साइड जो आपको दिख रही है वो मोस्टली क्या है, वेन्स। तो नेचुरली भी वेन्स को ऊपर रखा गया है कि आर्टेरियल कट न लगे, लेकिन जब किसी को डीप इंजरी चोट लगी गया है, ठीक है, कोई उसके साथ एक्सीडेंटल केस हुआ है, तो उस केस में उसके आर्टेरियल ब्लीडिंग आने के चांसेस ज्यादा है ही, ऑब्वियसली ब्लड वेसल है, डैमेज होगी। तो उस केस में उसको ब्लड फ्लो बहुत तेज होता है, क्योंकि आर्टरी जो है वो हार्ट से ब्लड को लेके जा रही है बॉडी में। ठीक है, तो आर्टरी जब ब्लड लेके जा रही है तो ये मोर प्रेशर से पंप हुआ है, और जो डायमीटर है उसके अकॉर्डिंग में भी इसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। फिर एक मूवी वाला फिल्मी आइडिया, फिल्मी चीजें देखा होगा, लोग नस काटते हैं, ठीक है, डिप्रेशन दिखा देगा, ब्लेड दिखाते हुए सीन दिखाएगा, ठीक है, ये सब चीज तुम लोगों ने देखा हो, तो उसमें क्या कट लगता है, वो वेनस कट है। ठीक है, ये सब हरकतें कभी करना नहीं है लाइफ में, कुछ भी हो जाए कभी भी, इन सब सुसाइड उसाइड के साइड मुड़ना ही नहीं है, फालतू की बातें होती है एक नंबर की। ठीक है, फिर एक फाइन सा, जो सभी को ये कट लग ही जाता है कभी भी, ठीक है, कभी भी पेंसिल से ही लगा, कभी मैं मुझे एक बार चोट लगी थी, मतलब चोट क्या बोलेंगे इसको, आप ऐसे पढ़ते पढ़ते अगर रजिस्टर का पेज भी ना बहुत फोर्सफुली आपको टच कर जाए, तो मेरा एक बार फिंगर उससे कट हुआ था, एंड आई वाज शॉक्ड दैट टाइम। मतलब मैं पेपर से कट लगा था, लेकिन तुम अभी इसको ऑब्जर्व करना, कभी देखना नया नया रजिस्टर का पेज हो तो बहुत ही फाइन होता है, उसकी भी एक धार है, क्लियर, अगर वो फोर्स से आएगा आपके साइड तो वो भी आपकी फाइन कैपिलरीज को कट कर सकता है। तो जो आपके फाइन कट लगते हैं ना, पेपर कट, उन सब से जो आपको थंब में या कहीं पे ब्लीडिंग होती है वो क्या है, कैपिलरी ब्लीडिंग। तो 3 तरीके की डिफरेंट टाइप की ब्लीडिंग समझो, क्लियर, एट्रियल, वेनस, कैपिलरी, इसके बाद फीमेल्स में, गर्ल्स में होती है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ब्लीडिंग से रिलेटेड पता होना चाहिए। फिर आप ब्रेन क्लॉट, ये सब जो सुनते हो, ब्रेन हैमरेज, उसमें इंटरनल वेन्स वगैरह में डैमेज हो जाती है, रप्चर हो जाता है, तो उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्लियर। फिर आपने कुछ मूवी में सीन देखा होगा, जैसे एक बहुत पहले की मूवी, आई थिंक शायद तुम लोगों ने सुना हो, कुछ कुछ होता है, उसमें रानी मुखर्जी की डिलीवरी के टाइम में एक्सेसिव ब्लीडिंग से डेथ हो जाती है, क्या, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, मतलब इंटरनली जो नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस है, और भी उसमें ब्लड तो आएगा ही बेटा, ब्लड होता ही है वहां डिस्चार्ज, वो अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाए
तो ऑब्वियसली जो पर्सन है, जो लेडी है, उसका ब्लड डाउन होगा, ब्लड डाउन है तो फिर से वही सप्लीमेंट नहीं पहुंचेंगे, ऑक्सीजन जिसमें सबसे पहले इम्पैक्ट करेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई डिस्टर्ब होगी। ऑक्सीजन की सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो सबसे पहले ब्रेन साथ देना छोड़ देता है, तो फिर ऑब्वियसली वो कंडीशन बहुत ही ज्यादा, ये सब ट्रॉमेटिक कंडीशन होती है, सीवियर कंडीशन होती है। तो एक नॉर्मल से कट से लेके मैंने यहाँ तुम्हें एक ओवरव्यू दिया कि एक डेंजरस मतलब कॉज ऑफ डेथ तक बन सकता है, और वो कॉमन फंडा वही है, उसको कॉमनली आप ब्लीडिंग ही कहते हो एवरीवेयर। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्रोसेस जो होती है दैट इज नेचुरली कोएगुलेशन, कोएगुलेट करना। ठीक है, अब देखो कोएगुलेशन से ध्यान आया कि जैसे कुछ बच्चों ने पूछा था मुझसे, जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है तो वो कोएगुलेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ब्लड क्लॉट बनेंगे, कोएगुलेशन। दिस रिएक्शन इज एग्लूटिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी तुम लोगों को पता नहीं कहीं कराया नहीं गया है एक्सपेरिमेंट, बट तुम लोग के एज तक मैंने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया था। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हम लोगों के कॉलेज में हो गया था। और इसमें कैसे होता है, आप अपना एक पिन से लो, ब्लड लो और उसको टेस्ट करो, तो सीरम डाल डाल के आप टेस्ट करते हो, एंटीबॉडी टेस्ट करते हो, तो जिससे वो कोएगुलेट कर जाएगा, तो ऑब्वियसली वो आपके सरफेस पे प्रेजेंट है। जैसे जैसे सपोज मेरा ब्लड, मेरे आरबीसी पे ए रिसेप्टर है, ए को हम सॉरी एक ए को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स रिसेप्टर है। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास क्या कॉम्बिनेशन है, या तो हम एंटीबॉडी ए डालेंगे, या तो एंटीबॉडी बी डालेंगे। क्लियर? या तो हम ए बी दोनों का मिक्सचर डाल लें। समझ रहे हो? तो एंटीजन ए, एंटीबॉडी ए डालते ही मेरा ब्लड कोएगुलेट कर जाएगा। समझना, एंटी हम ये सप्लाई में देख रहे हैं, ये हम लेबोरेटरी में देख रहे हैं कि हमने एक ड्रॉप ब्लड लिया और उस ब्लड में हमने एंटीबॉडी डाली। ठीक है, और वो तुरंत ही एग्लूटिनेशन रिएक्शन कर देगा, एग्लूटिनेट करेगा, वो डिफरेंट फिनोमिना है। ठीक है, वो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन है और वहां पे क्लॉटिंग बन रही है, दैट इज डिफरेंट फिनोमिना। दिस इज लाइक अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे तुम लोग केमिस्ट्री में प्रेसिपिटेशन पढ़ते हो ना, कि एक सिंपल सा क्लियर लिक्विड है, उसमें कुछ डाला आपने और प्रेसिपिटेट बन गया उसका, तो दैट इज, it is precipitate like, and there that mechanism which you are going to study is coagulate, मतलब proper आप क्लॉट जो आपको कट लगा उसके ऊपर आपने क्लॉट जमते हुए देखा है। ठीक है, जैसे एक इमेज लगाई है मैंने, तो दिखाते हैं, स्कैफ फॉर्मेशन। ठीक है, जिस दिन इंजरी हुई उस दिन इस तरीके से आपको ब्लीडिंग हुई, मतलब जिसको भी होती है वो इस तरीके का ब्लीडिंग दिखता है, अपर लेयर हटेगी, कैपिलरीज कट होंगी, इस तरीके का फिनोमिना दिखेगा। और यहाँ पे प्लेटलेट आ चुके हैं क्योंकि ब्लीडिंग फिर रुक गई, ब्लीडिंग रुक गई है, फिर प्लेटलेट क्लॉट सब कुछ बनते हुए धीरे धीरे उस जगह पे टिश्यू हीलिंग स्टार्ट होती है और स्किन रीजनरेट होना स्टार्ट होती है। फिर कुछ टाइम तक वो रीजनरेट रह जाता है, लेकिन रेडिश सा अपीयरेंस दिखता है, फिर धीरे धीरे वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन की कट कैसा है, किसी चीज के निशान रह जाते हैं, थ्रू लाइफ रह जाते हैं, कुछ खत्म हो जाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये फिनोमिना जो है, ये आपकी पूरी की पूरी स्कैफ फॉर्मेशन की फिनोमिना जो है, दैट इज हीलिंग फिनोमिना। क्लियर? इसी में पहला स्टेप जो होता है वो इंजरी वाला है। तो नॉर्मली इंजरी के अगेंस्ट में जो बॉडी आपकी वर्क करती है, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग कोएगुलेशन ऑफ ब्लड फिनोमिना। Blood exhibits coagulation or clotting in response to an injury or trauma. Clear? This is a mechanism to prevent excessive loss of blood from the body. छोटी छोटी बातें, नोट्स ज्यादा देखने में लग सकते हैं बट तुम्हारे समझाने के लिए हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप बार बार उस पॉइंट को लिखोगे, लेकिन जहां पे हम बोलेंगे कि इट शुड बी नोटेड वो ध्यान रखना। जैसे हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस और होम्योस्टेसिस। टेल मी व्हाट इज होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस क्या होता है? पास थोड़ा करेंगे ना, ब्लड को क्लॉटिंग खत्म करके लिम्फ भी पढ़ना है। ज्यादा देर तक क्लास लेंगे तो दिक्कत नहीं है ना, जब लगे तो तुम लोग बोल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट अपन चैप्टर टाइम से खत्म करें। स्टॉपिंग ऑफ ब्लड बाय बॉडी नहीं बेटा, होम्यो पूछ रही हूँ। हीमोस्टेसिस दैट इज रिलेटेड टू ब्लड, होम्योस्टेसिस क्या है?
बताओ आकाश, मनाली, इकरा, फरिया, आयुष, पृथ्वी, सोचो और थोड़ा पढ़ाया हुआ है। एनिमल किंगडम में ये टर्म आया था। होम्योस्टेसिस, इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर, इन्वायरमेंट को बैलेंस करना। हाँ करेक्ट, ठीक है। बैलेंस में मेंटेन करके रखना। वार्म ब्लडेड एनिमल जो हम लोग बोलते हैं दैट इज होम्योस्टेसिस। ओवरऑल तो होम्योस्टेसिस और हीमोस्टेसिस में कंफ्यूजन नहीं होना है, दैट्स वाई मैंने बोला जहां पे बोलेंगे वहां नोट डाउन कर लेना। तो दिस इज हीमोस्टेसिस इज द बॉडीज वे ऑफ स्टॉपिंग इंजर्ड ब्लड वेसल फ्रॉम ब्लीडिंग। क्लियर। तो पूछेगा होम्योस्टेसिस और जवाब दोगे हीमोस्टेसिस का, पूछेगा हीमोस्टेसिस और जवाब दोगे होम्योस्टेसिस, तो क्वेश्चन होगा गलत। तो हीमोस्टेसिस क्या है, जो ओवरऑल एक जगह कहीं पे भी इंजरी हुई है, वो एक्सटर्नल भी हो सकती है इंटरनल भी हुई है, लेकिन उसको प्रिवेंटिव मेजर जो भी है दैट इज कलेक्टिवली नोन एज हीमोस्टेसिस। ऐसी स्टैटिक जो प्रिवेंट करे इंजरी को फॉर द स्टॉपिंग ऑफ ब्लीडिंग, दैट इज नोन एज हीम से ले लो ब्लड रेड, क्लियर। स्टेसिस से ले लो स्टैटिक्स मैकेनिज्म। तो hemostasis is the body's way of stopping injured blood vessels from bleeding. Hemostasis includes clotting of the blood. Too much clotting, अब ये हम तुम्हें डे वन से समझा रहे हैं। Too much clotting can block blood vessels that are not bleeding. ऐसी blood vessels जो नैरो थी उस जगह पे हो सकता है कि उनको ब्लॉक कर दे वो क्लॉट। वो ब्लीडिंग नहीं हो रही थी लेकिन एवं ही मतलब क्लॉट बन गया। तो टू मच क्लॉटिंग वो भी हार्मफुल है। टू लिटिल क्लॉटिंग कैन कॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम माइनर इंजरी। छोटी सी चोट लगी, कई लोगों को तुमने देखा भी होगा, अगर ऑब्जर्व किया होगा, किसी का चोट बहुत जल्दी हील होता है, किसी को कट लगता है तो वो बहुत जल्दी क्योर हो जाते हैं, किसी किसी को कट लगता है तो उनको टाइम लगता है, ठीक है, और उनको इन्फेक्शन के चांस होते हैं। तो वो जनरली क्या होते हैं, थोड़े से नाजुक और केयर में जो थोड़ा सा बच्चों को रखते हैं ना, उनके बच्चों में इस तरीके से आ जाता है। उनका इम्यून सिस्टम है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दैट फिनोमिना। तो थोड़ा सा मतलब एक डिफरेंस दिखता है, किसी की हीलिंग पावर अच्छी होती है, किसी की थोड़ी सी धीरे धीरे होती है। किसी को कट लग गया तो ब्लड बहुत तेज आता है, किसी को ब्लड आराम से आया थोड़ी देर में और क्लॉट बन गया। दैट इज ऑल रिलेटेड टू, अब ये समझो वो कोई मिथ विथ नहीं है। Everything related to chemical composition present inside the blood which undergoes participate in clotting mechanism. तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म में जाने वाले रेट ऑफ क्लॉटिंग रिएक्शंस जितना अच्छा होगा उतने अच्छे से वहां पे ब्लीडिंग जल्दी स्टॉप हो जाती होगी। क्लियर है। फिर जब ये सारी मैकेनिज्म ये सब चीजें हो जाती हैं तो फिर इन क्लॉट को तोड़ना भी होता है और फिर वो वापस पूरा उससे जो भी रीअब्सॉर्ब हो सकता है उसको रीअब्सॉर्ब कर लेंगे, जो भी कंपोनेंट चाहिए वो बॉडी को वो उसको रीअब्सॉर्ब कर लेंगे, जो वेस्ट है वो वेस्ट में चला जाएगा। Consequently, the body has control mechanisms to limit clotting and dissolve clot that are no longer needed. Clear है। लिमिट करना क्लॉट को, कैसा ना हो कि क्लॉट की नीड भी नहीं है, बना तो था ठीक है, इंजरी हुई थी, इंजरी ठीक भी होगी, फिर भी इंटरनल क्लॉट्स बने हुए हैं, ऐसी मैकेनिज्म भी नहीं होती, उनको डिसॉल्व किया जाता है। एन एबनॉर्मलिटी इन एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट कंट्रोल्स ब्लीडिंग कैन लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग और एक्सेसिव क्लॉटिंग। कम होगा तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी, कोएगुलेशन ज्यादा होता होगा तो ब्लड क्लॉट बनते होंगे, बोथ ऑफ विच कैन बी डेंजरस। पहले भी बताया ये चीज, अभी भी रिलेट करके समझो अच्छे से और इसको ध्यान में रखो, बोथ आर डेंजरस। तो दैट्स वाई एकदम जो कह रहे हैं ना कि एकदम बैलेंस रहना चाहिए। Clotting is poor, even a slight injury to a blood vessels may lead to the severe blood loss. Clotting is excessive, small blood vessels in critical patients can become clogged with clots. बार बार लिखने की नीड नहीं है, बस आपको समझने के लिए। Clogged vessels in the brain, ये पॉइंट लिख लोगे। Clogged vessels in the brain can cause strokes and clogged vessels leading to the heart can cause heart attack. अगर ब्रेन के साइड में है तो वहां पे स्ट्रोक्स आ जाएगा, क्लियर। एंड अगर हार्ट के साइड में क्लॉगिंग हो रही, क्लॉगिंग होगी तो ऑब्वियसली हार्ट अटैक होगा, कोरोनरी आर्टरी वहां पे ब्लॉक्ड हो जाएगी तो हार्ट अटैक होता है। पीस ऑफ क्लॉट्स, ये मैकेनिज्म है जो हम बोल रहे थे, तुम्हें एक बार पहले भी बताया, ये इसी पे एक्चुअली मेरा इसी डिजीज पे वर्क है। पल्मोनरी एम्बोलिस, थ्रोम्बस का एक पार्ट होता है, क्लियर। एक इसका है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिस।
तो पीसेस ऑफ क्लॉट्स फ्रॉम वेन इन द लेग्स, जनरली जिनको क्लॉटिंग का रहता है प्रॉब्लम, उनका क्या होता है, वो बैठे रहेंगे तो पैरों में क्लॉट्स बनने लगते हैं। क्लियर? क्लॉट बने और फिर वो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो वो क्लॉट समहाउ डिसॉल्व होने लगे। लेकिन अगर किसी में ये टेंडेंसी बहुत ज्यादा है तो देयर माइट बी चांसेस कि उसके पैर में जो क्लॉट बना था वो ब्लड के साथ मूव किया और लंग्स की तरफ गया और किसी आर्टरी को ब्लॉक कर दिया। समझना। लेग्स, पेल्विस, ये नीचे वाला रीजन जो आपका कमर वाला होता है, पेल्विक रीजन, और एब्डोमेन कैन ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, जो ब्लड फ्लो है, to the lungs and block major arteries there. That is known as pulmonary embolism. इस डिजीज को बोलते हैं pulmonary embolism. लंग्स के साइड में एम्बोल्स, एम्बोल्स इसी को बोलते हैं, थ्रोम्बस एम्बोल्स अभी बताएंगे। तो एम्बोल्स गए और वहां पे ब्लॉक कर दिया। ठीक है, जस्ट फ्लो को रोक दिया। कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस मतलब जिसमें आपका हार्ट अटैक आने का फिर उसमें इस केस में चांसेस हो जाता है। सिंपल, अभी कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन जैसे तुम लोगों ने ऐड वगैरह में भी देखा होगा, तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है, कुछ नहीं है यहाँ पे, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है आर्टरी में। उससे क्या हो रहा है, ये आर्टरी देखो नैरो होती जा रही है, यहाँ डायमीटर इतना था, यहाँ डायमीटर इतना ही बचा है। कौन सी थ्योरम है ये लिक्विड फ्लो की? बर्नौली थ्योरम। नैरो करोगे तो प्रेशर हाई हो जाएगा, एरिया कम करोगे, डायमीटर कम करोगे तो प्रेशर हाई हो जाएगा। बर्नौली थ्योरम है ना। हम्म। तो इसका फ्लो देखो, अब इसको अच्छे से पास होने की जगह नहीं मिल रही है तो यहाँ पे फास्ट ही अब चलने लगा। फास्ट चलने की वजह से ये जो इसकी एंडोथेलियम लेयर थी, जो इसकी कवरिंग थी, वो हुई डैमेज। डैमेज होते ही अब यहाँ पे तो भाई ये भी तो सेल है ना, इसको सेल की सप्लाई है वहां पे। डैमेज होते ही ये सिस्टम जो ब्लड में चल रहे थे प्लेटलेट वगैरह वो सेंस करेंगे और वो यहाँ पे क्लॉट बना देंगे। अब देखो क्या हो गया, ऑलरेडी जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट था, उस कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट से इसका पैसेज जो था वो हुआ नैरो। ठीक है, एक तो पहले ही नैरो था, ऊपर से कहते ना एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वही हाल है। एक तो ये नैरो था ऑलरेडी, दूसरा इसमें इंजरी हो गई, इंजरी हुई तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लॉट बन गया। क्लॉट हुआ तो अब ब्लड फ्लो रुक गया, ब्लड फ्लो लग गया तो ऑब्वियसली अब डेड हो गई, डेड हार्ट टिश्यू एट साइट ऑफ ब्लॉकेज। तो वहां पे क्या हो गया, अब ये जैसे ये एरिया दिखा रहा है, इस जगह की सप्लाई रुक गई। तो ये जगह तो सबसे मेन है। ठीक है, मतलब सबसे क्या मेन ही है, वेंट्रिकल। अब ये वाली आर्टरी का दिखा रहा है तुम्हें, कोरोनरी आर्टरी का दिखा रहा है। तो यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ की सप्लाई डिस्टर्ब। तो ये तो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से आपके पूरे बॉडी में सप्लाई जाती है, वो रुका है तो फिर इट कॉजेस द हार्ट अटैक। समझ में आया? तो ओवरऑल हेमोस्टेसिस, अगेन आई रिपीट, जो आपका इंजरी हुआ है उसके अगेंस्ट में ब्लीडिंग को स्टॉप करने के जो फिनोमेना है, दैट फिनोमेना इज हेमोस्टेसिस। इन्वॉल्व्स थ्री मेजर प्रोसेस। नैरोइंग, अब ये समझना, ये यहाँ पे कंफ्यूजन करते हैं। ठीक है, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, अभी हमने अभी अभी तुरंत बोला था कि ब्लड वेसल्स को नैरो करने से ब्लड फ्लो बढ़ेगा। क्लियर? बर्नौली थ्योरम, प्रेशर बढ़ जाएगा, फ्लो बढ़ जाएगा। बट ये क्या कह रहा है, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स एट द साइट वेयर इंजरी टेक्स प्लेस। तो उससे क्या होगा, जैसे जस्ट सपोज यहाँ पे हुआ है तो वो इसको नैरो करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नैरो हो गया तो ये यहाँ से फ्लो अभी मतलब जिस स्पीड से यहाँ पे आ रहा होगा उसको ये जैसे समझ लो कि टाइम लगेगा, फिर यहाँ पे ब्लड ब्लड जो इस स्पेस से बाहर की तरफ निकल रहा है, जो कट लगा है, ये फ्लो रुकेगा। क्लियर? तो दैट इज राइट फिनोमिना, नैरोइंग और कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स जिसमें इंजरी हुई है। क्योंकि इंजरी जब वो ब्लड वेसल्स जो है वो ऐसे नैरो हो रहा है तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। समझना हम क्या बता रहे बेटा? ठीक है, ऐसे उसने डायमीटर को कम किया तो प्रेशर इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर यहाँ कट लग गया है और अब आप इसको नैरो कर रहे हो तो ये यहाँ तक ब्लड, क्योंकि यहाँ पे लीकेज चल रहा है, तो इसका ओवरऑल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है उसको एक साइट मिल गया रिलीज होने का। अरे बेटा जैसे नहीं कि कुकर में सीटी बजती है, तो कुकर की सीटी बजती है तो प्रेशर क्या, प्रेशर कुकर ही तो बोलते हैं उसको, प्रेशर अंदर है, सीटी बजी, उसके बाद जैसे एयर प्रेशर रिलीज होता है फिर वो डाउन हो जाती है, फिर थोड़ी देर में जनरेट होता है। तो अब वहां पे कट लग चुका है,
चुका है, ठीक है, तो वो वहां पे ब्लड प्रेशर वाला फिनोमेना नहीं वर्क करेगा। तो नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल, सबसे पहले क्या होगा, एट द साइट ऑफ इंजरी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, उस ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा ताकि उस एरिया में ब्लड का फ्लो धीरे धीरे आए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? धीरे ब्लड आएगा तो ब्लीडिंग स्लो होगी। एक्टिविटी ऑफ सेकेंड स्टेप क्या है, एक्टिविटी ऑफ सेल लाइक ब्लड पार्टिकल्स, केमिकल पार्टिकल्स जिनको हम बोलते हैं कि तुम लोग कैसे समझोगे इसको, लाइक कि प्लेटलेट को एक्टिवेट करने के लिए केमिकल्स वहां पे रिलीज होंगे, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ सेल लाइक ब्लड पार्टिकल दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, और यहाँ पे बात ही कर रहा है सेल लाइक पार्टिकल बोल दिया तो प्लेटलेट, और ये एक्टिव कैसे होंगे, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसमें कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उन सभी की वजह से यहाँ पे फिर प्लेटलेट एक्टिव हो जाते हैं। वो प्लेटलेट जो ब्लड में मूव कर रहे थे इनएक्टिव फॉर्म में, दे कन्वर्टेड टू एक्टिव फॉर्म। थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स फाउंड इन ब्लड दैट वर्क विद प्लेटलेट टू हेल्प द ब्लड क्लॉट, दैट इज फाइनली क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब इसमें आपका फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन वगैरह, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है। तो इस यहाँ से अभी मैं तुम्हें एक ही इन्फॉर्मेशन 4-5 बार अलग अलग तरीके दिखाऊंगी, आपको सिर्फ स्टेप या तो आप इस चार्ट से लिख लेना, क्लियर, ये वाला एक बार शेयर किया था, आप ऐसा डायग्राम एक बना सकते हो, या आप ये वाला फ्लो चार्ट बना लो। एक चार्ट बनाना, उसमें तीनों स्टेप क्लियर होनी चाहिए। मैं अलग अलग स्लाइड में दिखाऊंगी, इसका मतलब ये नहीं कि बार बार नोट्स बनाना, क्लियर। तो सबसे पहले क्या करना है, ब्लड क्लॉट बनाना है, प्लगिंग द ब्रेक्स, मतलब जहां से लीक हो रहा है उसको सील करना है, ओके। जस्ट जस्ट सपोज पहली एक इमेज ली थी अपन ने, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे कट लगा है तो हमें इसको सील करना है। सबसे पहले सील करेंगे तभी वहां पे फिर बाकी चीजें स्टार्ट होगी। तो सीलिंग में स्टेप देखो, when an injury causes a blood vessel wall to break, platelets are activated। सबसे पहले केमिकल्स जो ऑलरेडी वहां पे कट लगने की वजह से रिलीज हुए हैं, उस स्किन से, उस लेयर से, उस एपिथेलियम से कट लगने की वजह से, ब्लड कैपिलरी के कट लगने की वजह से वहां रिलीज होंगे, वही वहां पे मूव करने वाले प्लेटलेट को एक्टिव कर देते हैं। दे चेंज शेप फ्रॉम राउंड टू स्पाइनी स्टिक टू द ब्रोकन वेसल वॉल। मैंने तुम्हें फंक्शनल प्लेटलेट का स्ट्रक्चर बताया था कि वो कुछ स्मूथ नहीं होगा, मतलब उलझ सके, इसलिए इसका कैसा है, क्या क्या वर्ड नोट डाउन कर लेना, स्पाइनी, ठीक है। स्टिक, स्टिकी नेचर का होगा तो आपस में स्टिक कर जाएगा। स्पाइनी मतलब अगर देखो कोई चीज ऐसे ऐसे तो ये एक दूसरे से क्या ही जुड़ेगी, लेकिन कोई चीज ऐसे ऐसे है, दूसरी चीज ऐसे ऐसे ही है, तो ये इसमें फंस सकती है। इस तरीके का स्ट्रक्चर वो अटेंड कर लेती है एक्टिव फॉर्म में। अभी इमेज में दिखाते हैं। एंड बिगिन टू प्लग द ब्रेक, तो सबसे पहले ये कन्वर्जन फाइब्रिन वगैरह के बनने के पहले ही प्लेटलेट एक्टिवेट हुई। प्लेटलेट कैसे एक्टिवेट हुई, एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं उसमें, मतलब जो कट लगने की वजह से, बाहरी वजह से जो कट लगा है, वो कहीं पे भी इंटरनल ब्लीडिंग का होगा तो इंटरनल बाहरी उसका एटमॉस्फेयर हो जाएगा, इंटरनल जहां से ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट थी। एक्सटर्नल है तो आपकी स्किन का आप समझ लो। तो अभी स्किन का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि यू कैन रिलेट इट। स्किन पे कट लगा तो स्किन की जो लेयर कट हुई है उसी लेयर से उसकी हीलिंग के लिए इनिशियली कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, और वही केमिकल जो मूव कर रहे हैं प्लेटलेट उनको कन्वर्ट कर दिए इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में, और वो आपस में स्टिक होने लगे क्योंकि उनका नेचर क्या है, स्टिकी एंड स्पाइनी हो गया है, ओके। तो वो पहले प्लग लगा देंगे, एक सील बनाएंगे, लेकिन वो सील टिका रहे इसलिए उसको मजबूती भी चाहिए, तो उस मजबूती के लिए प्लेटलेट क्या करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, इनका कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे, ओके। तो देखो अब स्टेप बाय, दे आल्सो इंटरेक्ट विद अदर ब्लड प्रोटीन्स टू फॉर्म फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। फाइब्रिन स्टैंड्स फॉर्म अ नेट दैट इंटरैक्ट्स मोर प्लेटलेट एंड ब्लड सेल्स। अब जो नेटवर्क बन रहा है उससे क्या हो रहा है कि जब जब वहां से ब्लड फ्लो हो रहा है तो वहां से और भी ज्यादा प्लेटलेट्स को वो उसमें बांधते जा रहा है, स्टिक करते जा रहा है, तो ओवरऑल पूरा एक थ्रेड से किसी चीज को आपने परमानेंट बांध दिया, ऐसा वहां पे एक क्लॉट प्लग बन जाएगा, ठीक है, और वो सील हो जाएगा।
तो प्रोसेस क्या कह रहा है, इंजरी रप्चर टू ब्लड वेसल्स, इससे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ब्लड वेसल्स अराउंड वुंड कॉन्स्ट्रिक्ट, देखो इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया गया ताकि यहाँ से ब्लीडिंग स्लो। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, इंजर्ड ब्लड वेसल्स, reduce blood flow to the damaged area. Activated platelets stick to injury site. Platelets become sticky and clump together to form platelet plug. तो पहला plug जो बनता है that is platelet plug. बाद में बनता है clotting plug. Platelet and damaged tissue release clotting factor. Example दिया हुआ है factor 8 का. अभी हम factor की list बाद में देंगे एकदम. Clear? Blood clotting mechanism to form fibrin which acts like a mesh to stop the bleeding. और finally blood clotting mechanism चलती रहेगी, वो जो फाइब्रिन का वहां पे कन्वर्जन हुआ है, फाइब्रिन जो अटैच हो गया है, फेट जैसा बाइंड कर दिया है, तो उससे क्या होगा, प्लेटलेट को एक पूरी बाउंड्री मिल गई है एंड अब प्लेटलेट जो वहां पे प्रेजेंट है वो क्या करेगा, वहां से एक कहें कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्लग की तरह काम करेगा। अब पूरी तरीके से वहां पे ब्लड स्टॉप हो जाएगा। ओके, क्लियर है? सिंपल सी मैकेनिज्म, अगर स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो इट विल बी एब्सोल्युटली क्लियर। ओके, और डिजीज चैप्टर में भी पढ़ना है, इसलिए ध्यान से जितना यहाँ बता रहे हैं वो भी ध्यान रखो। दे आर टू की कंपोनेंट ऑफ अ ब्लड क्लॉट, प्लेटलेट एंड इनसॉल्युबल फाइब्रिन स्ट्रेन। सॉल्युबल रहते हैं फाइब्रिनोजेन, इनसॉल्युबल फाइब्रिन थ्रेड बनते हैं। वो दोनों ही कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, तब जाके एक परमानेंट ब्लड क्लॉट जो उसको चाहिए था। अदरवाइज प्लेटलेट प्लग एक टाइम बिंग, फॉर द टाइम बिंग उसने एक कवरिंग बना दी है, ये लॉन्ग टर्म तक वहां पे रहेगा नहीं अगर उसके साथ फाइब्रिन वगैरह बाइंड नहीं करेंगे। और इसी से रिलेटेड आपकी हीमोफिलिक डिसऑर्डर होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, जिनमें क्लॉट्स नहीं बनते हैं, कम बनते हैं, तो उनको बहुत सस्टेन मतलब बहुत केयर से रखा जाता है। दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर, तो ऑब्वियसली वो डिटेक्ट हो जाती है अगर थोड़ा सा अवेयर रहे पेरेंट तो पता चल जाता है। अभी भी बच्चा छोटा है, ग्रो कर रहा है, चोट तो लगती है, लेकिन उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, देन वो चेक कराते हैं तो पता चलता है कि बच्चा हेमोफिलिक है। उस केस में जो होता है यही पे फैक्टर 8 में ही वो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग की एबिलिटी उसकी नॉर्मल से काफी कम रहती है। तो ऑब्वियसली छोटा भी कट लगेगा तो उसको हाई ब्लीडिंग होगी उस केस में। चलो अभी देखते हैं, एक ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड तो नोट डाउन कर लोगे। प्लेटलेट अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंज व्हेन एक्टिवेटेड टू फॉर्म अ स्टिकी प्लग एंड द डैमेज्ड रीजन दैट इज नोन एज प्राइमरी हेमोस्टेसिस। प्राइमरी हेमोस्टेसिस में फाइब्रिन इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये एकदम गांठ बांध लो, क्लियर, गलती होती है यहाँ पे। फाइब्रिन देगा ही ऑप्शन में, लेकिन प्राइमरी ये प्रोसेस कितने टाइम में होता है, ये प्रोसेस कितने टाइम में होता है, ब्लीडिंग इट डिपेंड्स ऑन की कट कितना बड़ा है बेटा। नॉर्मल है, ऑब्जर्व करके देखो, इट डिपेंड्स ऑन की कट कहाँ पे, आर्टेरियल कट है, वेनल कट है, कैपिलरी कट है। जैसे हल्का सा अगर आपको चाकू से कट लगता है तो आप तो देखते हो कि थोड़ी सी उसको प्रेशर से जो दबाते हो ना कि ब्लड नहीं बहे, नहीं बहे, उसी बीच में वो बैकग्राउंड में फिनोमेना ब्लड क्लॉटिंग का चल जाता है, और जैसे आप फिंगर हटाते हो वो ब्लड वहां पे बहना बंद हो जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन आप कहोगे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी का हाथ पैर ही कट गया है और उसको पैर हाथ दबा के आप ब्लड क्लॉट कर लो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो टोटली डिपेंड ऑन इंजरी। मैम व्हाट हैपेंस इफ वी कीप ऑन क्लीनिंग द ब्लड कमिंग आउट फ्रॉम द वुंड? ओके, क्लीनिंग किस तरीके का, क्लीनिंग भी बहुत क्लीन तरीके से होनी चाहिए वरना वो साइट ऑफ इन्फेक्शन होगा। कुछ नहीं होगा, ब्लड क्लॉटिंग तो अपने अकॉर्डिंग ही होगा, वो अपने मैकेनिज्म से चल रहा है। आप क्लीन करके क्या करोगे, क्लीन तो मतलब ब्लड बाहर आ रहा है उसको आप क्लीन कर रहे हो, उससे ब्लड रुकेगा नहीं। ब्लड रोकने के लिए सबसे छोटे मोटे कट पे या बड़ा कट भी है तो भी उससे थोड़ी डिस्टेंस पे एक कपड़े से हल्का बांधना चाहिए, इतना बांधना चाहिए कि ब्लड फ्लो रहे। लेकिन ये जैसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया ना, उसी तरीके से आप बॉडी के उस पार्ट को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दो तो उससे उसके चांसेस ब्लीडिंग कम होने के चांसेस रहते हैं। और पहला प्राइमरी ऑब्जर्वेशन अगर कहीं पे भी कुछ भी है, तुम लोग तो इस फील्ड में जाने वाले हो तो ये इतना अवेयर रहो कि किसी को भी चोट लगे तो तुम्हारा सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि उसका ब्लड का लॉस कम से कम हो। तो आप उसके कट के अकॉर्डिंग, उसमें कैसा कट है तुरंत उसमें क्लीन करके कपड़ा डालो, रुई डालो, कॉटन डालो, वॉट एवर करो,
और उससे थोड़े से डिस्टेंस पे आप उसको बांध दो, ठीक है। जैसे एनसीसी वगैरह स्कूल वगैरह में किया होगा अगर किसी ने, तो कुछ ऐसी टेक्निक उसमें बताते हैं, मैंने तो पढ़ा है ऐसा। तो थोड़ी दूर पे उस कट के थोड़े से पास में अगर कपड़ा बांध दो, बहुत टाइट नहीं बांधा जाता, सांप वाप के काटने पे टाइट बांधा जाता है ताकि वो फैले ना, ब्लड वहां का फ्लो बहुत स्लो करे। और ऐसे नॉर्मल कट के केस में लूज बांधा जाता है कि ब्लड थोड़ा फ्लो कम हो जाए लेकिन ब्लड का बहना न रुके, ठीक है। मतलब इंटरनल फ्लो ना रुके, उस साइट ऑफ इंजरी के जगह पे कम हो। चलो अभी सुनो। तो प्राइमरी हेमोस्टेसिस क्या है? प्लेटलेट प्लग का बनना। ओके, सेकेंडरी हेमोस्टेसिस क्या है? जब फाइब्रिन का कन्वर्जन हुआ, फाइब्रिन स्ट्रैंड वहां पे आ गया और पूरा मैश ऑफ फाइबर्स बन गया उसी प्लेटलेट प्लग के चारों तरफ, तो दैट इज सेकेंडरी हेमोस्टेसिस, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस लिख लेना। फाइब्रिन स्ट्रैंड्स form an insoluble mesh of fiber that trap blood cells at the site of damage. This is known as secondary hemostasis. तो रेस्टिंग प्लेटलेट, एक्टिवेटेड प्लेटलेट, प्रोथ्रोम्बिन इसके कांटेक्ट में आएगा, थ्रोम्बिन बनेगा, फाइब्रिनोजन आएगा, फाइब्रिन बनेगा, एंड देन मैश ऑफ क्लॉट, फाइब्रिन क्लॉट, ये सेकेंडरी होगा और पहले जो बनेगा वो प्लेटलेट क्लॉट बनेगा। देखो, प्लेटलेट एक्टिवेशन आल्सो इंड्यूसेस लार्ज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। दिख ही रहा है हमें, कई तरीके के उसके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे, उसमें स्टिकी हो जाएगा, वो स्पाइनी हो जाएगा। ये रियल इमेज है नीचे वाली, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज है। ये इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट है, ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट है, और बीच में कन्वर्जन वाला टाइम है। इज इट क्लियर? क्लियर है? ठीक है। ये भी इमेज देखो ध्यान से, पूरा आपको चारों तरफ एकदम मैश लगा हुआ दिख रहा है, पूरा मैच दिख रहा है, ठीक है। इसमें आरबीसी भी ट्रैप है क्योंकि वहां तो ब्लीडिंग हो रहा है ना, तो आरबीसी रहेगा, प्लेटलेट रहेगा, और छोटे बहुत मॉलिक्यूल रहेंगे, प्रोटीन्स रहेंगे, डब्ल्यूबीसी भी हो सकते हैं। तो जो वहां पे आएगा उसको कोई फिल्टर करने तो बैठा नहीं है, वो ट्रैप हो जाएगा। मेन काम ये है कि प्लेटलेट रेस्टिंग से एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाए, फाइब्रिन के थ्रेड आ जाए और इसको एक परमानेंट सील कर दे, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर? कोई भी एक नोट्स बना लेना, सारे नहीं लिखने की जरूरत है, सब समझाने के लिए। ब्रोकन वेसल से आरबीसी जो रिलीज हुई है, ये जो ब्रोकन है इससे कुछ केमिकल सिंथेसिस होते हैं, वो केमिकल जो है वो प्लेटलेट को एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं। प्लेटलेट एक्टिवेट होगा तो पहले प्लेटलेट आरबीसी का प्लग बन जाएगा। क्लियर? स्टिकी प्लेटलेट आरबीसी पूरा एक प्लग बना, उसके बाद फाइब्रिन के स्ट्रैंड, एंड देन फाइनली वो क्लॉट का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो दिस इज प्राइमरी प्रोसेस, दिस इज सेकेंडरी हेमोस्टेसिस। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वर्ड भी ध्यान में रखना, वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कई जगह आएगा, ये किडनी में भी आएगा ये वर्ड, नोट डाउन कर लेना। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ वेसल, ब्लड वेसल्स इज नोन एज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्लियर है? ओके। अब ऐसे सिक्वेंशियल मैकेनिज्म जो सिर्फ एक स्टेप से पॉसिबल नहीं है, ऐसे मैकेनिज्म जो सिर्फ एक स्टेप से पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पाथवे, ये किसी सेल के अंदर नहीं चल रहा है, मतलब वो मेटाबॉलिक पाथवे वाला पोर्शन नहीं है। ध्यान से समझना अभी हम जो बोल रहे हैं। हाँ, टिश्यू हील होने के बाद क्लॉट को डिसॉल्व करना होगा। कोएगुलेशन कास्केड, कास्केड इज व्हाट? ग्रुप ऑफ स्टेप, मतलब ग्रुप ऑफ मल्टीपल स्टेप्स, ठीक है। और इस पूरे फैक्टर से, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, मैंने तो इसमें प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन नेटवर्क बनाया है, जिसके अगर मैं बहुत छोटे नेटवर्क की बात भी करूं तो भी मैंने वहां पे 500 के अबव मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन को स्टडी किया है, ठीक है। कभी फुर्सत में होगी तो हम अपनी थीसिस भी तुम लोग को दिखाएंगे, बट अभी इतना समझो कि जो मैं बता रही हूँ कि 500 से अबव मॉलिक्यूल्स वहां इंटरेक्ट कर रहे हैं, देन ये फॉर्मेशन होगा। लेकिन फिर भी कुछ बहुत जेन्युइन है, कुछ बहुत ही जिस पे डिपेंडेंट है ये साइकिल, वो तो उसलिए हमें पाथवे निकालना होता है कि हम किसको ट्रीट करें, कौन सा इसमें बहुत नेसेसरी है। क्लियर? तो बहुत नेसेसरी में तुम्हारे यही आ जाएंगे जो फैक्टर्स हैं, तो उनका कन्वर्जन, कन्वर्जन और पूरे स्टेप बाय स्टेप चेन रिएक्शन की तरह ये प्रोसेस चलेगी। तो किसी भी एक फैक्टर के न होने की वजह से कोएगुलेशन का स्टेप कंप्लीट नहीं होगा।
तो ऐसा कोई मैकेनिज्म जिसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं और वो मैकेनिज्म एक चेन रिएक्शन बना रही है एंड देन कंप्लीट प्रोसेस फॉलो हो, उसको बोलते हैं कास्केड। ठीक है, यहाँ पे कोएगुलेशन के मैकेनिज्म है, दैट्स व्हाई इट इज कोएगुलेशन कास्केड। The process by which blood clots are formed involves a complex set of reactions collectively called coagulation cascade. Clear है? एक मिनट। This cascade is stimulated by clotting factors release। देखो ये हम तुम लोग को बता रहे थे, clotting factors जो कि डैमेज सेल से ही रिलीज होंगे, नॉर्मल सेल नहीं रिलीज करते हैं, नहीं तो क्लॉट ऐसे ही बनते रहेंगे। तो जो इनिशिएशन है दैट इज बाय द क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज फ्रॉम द डैमेज सेल। एक सेल जो डैमेज हुई है वो रिलीज करेगी, इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे, जो बाहर से हुआ। ठीक है, बाहर का मतलब ये नहीं कि इन्वायरमेंट से हो रहा है, आपके जो चाकू लगा है उससे हुआ है, नहीं, दैट इज नॉट दैट काइंड ऑफ बाहर। एक्सट्रिंसिक पाथवे मतलब वो ब्लड के अंदर नहीं था, वो सेल के अंदर था, तो उस सेल की वजह से, थैंक यू, उस सेल की वजह से ये पाथवे स्टार्ट हुआ, तो दैट इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। कास्केड का वो पाथवे जो डैमेज सेल से स्टार्ट हुआ, वो पोर्शन उसका एक्सट्रिंसिक पाथवे हो जाता है, एंड जो ब्लड में प्रेजेंट था वो पोर्शन उसका इंट्रिंसिक पाथवे हो जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए एकदम पेशेंस के साथ पढ़ो। एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, क्लियर है? जो कंडीशन की वजह से, जो इंजरी की वजह से स्टार्ट हुआ है दैट इज एक्सट्रिंसिक, एंड जो इंटरनल ऑलरेडी प्रेजेंट था वो हो गया इंट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे इंट्रिंसिक को एक्टिवेट करेगा, समझो मेरी बात। तभी क्या हो रहा है कि आपका प्लेटलेट इनएक्टिव फॉर्म में था, वो एक्टिव हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले जो केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, वो उसी डैमेज एरिया से रिलीज होते हैं। वो साइट ऑफ इंजरी को सेंस करना पड़ेगा प्लेटलेट को, ब्लड को, तब वहां पे क्या होगा, कन्वर्जन स्टार्ट होगा। क्लियर है? देखो, द कोएगुलेशन कास्केड्स इन्वॉल्व मेनी इंटरमीडिएरी स्टेप्स, एंड ये आपके एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का पूरा कोर्स उसमें आएगा, आपको लिखने पड़ेंगे सारे स्टेप। However, the principal events are as follows. Clotting factor causes platelet to become sticky and adhere to the damaged region to form a solid plug. This factor also initiated localized vasoconstriction to reduce blood flow through the damaged region. Additionally, clotting factor triggers the conversion of the inactive zymogen prothrombin. अब वो वाला जो उसमें था प्रोथ्रोम्बिन मेंशन नहीं था, दैट्स वाई आप इसको लिख लेना, एक स्टेप ऐड कर देना अगर फ्लो चार्ट में लिख रहे हो। तो पहले क्या है, zymogen मतलब इनएक्टिवेटेड इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू द एक्टिवेटेड एंजाइम थ्रोम्बिन, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, थ्रोम्बिन एंजाइम। ओके, thrombin in turn catalyzes the conversion of the soluble plasma protein fibrinogen into an insoluble fibrous form called fibrin. The fibrin strands form a mesh of fiber around the platelet plug and trap blood cells to form a temporary clot. When the damaged region is completely repaired, an enzyme, ये important है, ये वाली स्लाइड नोट डाउन कर लेना और कुछ मत नोट करो, लेकिन इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में करो। अभी हम एक फ्लो चार्ट दिखाते हैं, उस फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसको नोट डाउन करो और आज ही कंप्लीट कर लोगे, ये कतई नहीं भूलने वाली चीज है। When the damaged region is completely repaired, जो अभी तुम मनाली पूछ रही थी, the enzyme plasmin is activated to dissolve the clot. Is it clear? तो प्लाज्मिन एंजाइम पूछ सकता है, मैच द कॉलम में आ सकता है, तो नोट डाउन करके रखो। स्कैब फॉर्मेशन, वही जो कट लगा और उसपे एक लेयर का बनना, दैट इज स्कैब फॉर्मेशन। ये वाला पाथवे बना लेना, इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अब यहाँ पे थोड़ा फिर लिखना पड़ेगा, उस पाथवे और इस पाथवे को मिला के लिखोगे तो हो जाएगा कंप्लीट। प्लेटलेट्स, एक्सट्रिंसिक पाथवे, डैमेज सेल। मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ बेटा, ठीक है, एकदम घबराना नहीं है। एक्टिवेट क्या हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, दैट इज फैक्टर 10। फैक्टर के भी नाम पूछे जाते हैं, फैक्टर 10।
एक्टिवेटर होता है फैक्टर 10, प्रोथ्रोम्बिन होता है आपका फैक्टर 2। तो खैर फैक्टर में मत जाना, बस जितने के हम नाम बताएंगे उतना आप नोट डाउन कर लें। कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए, एंड थ्रोम्बिन इटसेल्फ कैपेबल है फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए। एंड देन अगेन कैल्शियम चाहिए, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फाइब्रिन को जो थ्रेड फॉर्म में स्टेबलाइज करके रखे, इसमें फिर अदर फैक्टर आते हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका अगर हम बताएं तुम्हें तो ये होता है फैक्टर 13। बट चलो तुम लोग यहाँ तक मत जाना अभी, इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना है बस। फाइब्रिन मोनोमर्स कन्वर्टेड, इसको स्टेबल रखना है, एंड देन पॉलीमर में वो कन्वर्ट होगा, ब्लड क्लॉट बनाएगा अलोंग विद प्लेटलेट एंड अदर आरबीसी। जैसे आपने इमेज वगैरह में देखा, तो सब कुछ जो वहां पे प्रेजेंट है वो सब मिलके एक क्लॉट के फॉर्म में फिक्स हो जाएगा। अभी आपको नोट डाउन नहीं करना है, ये मैंने आपको जो फैक्टर वेक्टर आ रहे हैं उस तरीके का एक चेन रिएक्शन समझने के लिए दे दिया है, और थोड़ा सा शायद मॉड्यूल में भी दिया होगा। ठीक है, मेन चीज आपको प्रोथ्रोम्बिन याद रखनी है, फाइब्रिनोजेन याद रखना है, एक्सट्रिंसिक सेल से आ रहा है, एंड इंट्रिंसिक आपका फैक्टर 8 याद रखना है। ठीक है, फैक्टर 8 आपको याद रखना है, जो कि होता है एंटी हिमोफिलिक फैक्टर। ठीक है, एंटी हिमोफिलिक फैक्टर मतलब ब्लड क्लॉट बनाने में, ब्लड को रिलीज होने में, ब्लीडिंग को रोकेगा। तो फैक्टर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें डैमेज होता है तभी हिमोफिलिया की कंडीशन आती है। तो एज ए रिजल्टेंट पूरा आपका क्लॉट फॉर्मेशन के लिए, अभी इससे आप ये समझ सकते हो, जो ये वाई शेप का स्ट्रक्चर है, वाई कभी इस साइड से अकेले नहीं बन सकता, न ही इस साइड से अकेले बन सकता है, समझना। ये तुरंत अभी दिमाग में ही आ रहा है और समझा के बता रही हूँ। तो इस ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म के लिए बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, एंड देन फाइनली ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होता है। सिंपल सी बात, आपको भी इतना डिटेल में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप कुछ फैक्टर्स के नाम याद रखना है। एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वो एक्सटर्नल जो सेल डैमेज हुई है उससे जनरेट हुआ है, ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं था, वो उस चोट को लगने को सेंस करा रहा है, वो बॉडी सिस्टम को सिग्नल दे रहा है एक तरीके से, और उससे ही प्लेटलेट एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट होगा। ओके, क्लियर। एंड फिर आप यहाँ पे देख रहे हो जो फैक्टर 10 प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ये देखो यहाँ पे लिखा है प्रो फैक्टर 10, इससे पूरा आपका प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर से एक्टिव होगा, एक्टिव फॉर्म एक बार एक्टिवेट हो गया तो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट, एंड थ्रोम्बिन फिर फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट, और ये एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, एंड एज अ रिजल्टेंट एक क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। कितनों को समझ में आ गया, कितनों को नहीं आया? एक बार पढ़ोगे खुद से तो भी काफी हेल्प मिलेगी, बिना परेशान हो। ठीक है, अब ये पूरा चार्ट आपको नहीं नोट डाउन करना है, कुछ के नाम कुछ पे हम मार्क कर दे रहे हैं। फाइब्रिनोजेन याद रखना है आपको, फैक्टर ट्रू प्रोथ्रोम्बिन है वो याद रखना है, एंड देन कैल्शियम आपके लिए बहुत जरूरी है, ये याद रखना है, फैक्टर 4 रहेगा, एंड फिर आपको फैक्टर 8 तो याद रखना है, हीमोफिलिक वाला फैक्टर, तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ठीक है, फैक्टर 8, एंड देन आपको एक याद रखना है, ये इसको आपको क्लियर। और फिर एक ये क्रिसमस डिजीज से रिलेटेड है, तो क्रिसमस फैक्टर भी आप याद रखो, फैक्टर 9, इतने इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपके डिजीज से रिलेटेड हैं, आपको हेरिडिटरी में पढ़ना है, इनहेरिटेंस में हम बताएंगे इनकी डिजीज कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेवल करती है, और ये आपको नॉर्मली ध्यान में रख। बाकी आपको नहीं पढ़ना है, फ्लो एक्सेलरेन कन्वर्टिंग ये सब अभी नहीं पढ़ना है, सब पढ़ोगे आगे।
ठीक है, ये है लास्ट वाला आपका फैक्टर 13 जो मैंने अभी बीच में बोला था, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, कि स्टेबल रहे, ये जो क्लॉट बन रहा है वो स्टेबल रहे। एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर क्लॉट फॉर्मेशन, यस बेटा, इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। नहीं तो ये फैक्टर ऐसे ऐसे रिएक्शन ऐसे ही जा रहा है ना, इंट्रिंसिक इधर से एक्सट्रिंसिक इधर से, एंड एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक यहाँ पे कन्वर्जन में प्रोथ्रोम्बिन के कन्वर्जन के कंपोनेंट को बना रहे हैं, और थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो फाइब्रिन नहीं बनेगा, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। ब्लड क्लॉटिंग क्यों जरूरी है? प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस, प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू वुंड, जहां पे भी कट लगा है उससे अगर वहां पे एक सील नहीं, एक पैच नहीं लगेगा तो वहां से इन्फेक्शन हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर हो सकते हैं। और बहुत सारे हम आपको सॉइल डिजीज जब पढ़ाएंगे कि सॉइल मिट्टी से कैसे कैसे डिजीज ट्रांसमिट होती है, तो यू विल फाइंड कि जो छोटे छोटे, अब हम लोग तो कैसे फिर भी वेल डेवलप थोड़ा घरों में रहे हैं, हमारे पे एटलीस्ट पैरों में पहनने के लिए जूते चप्पल हम लोग को मिले हैं, हम पहन के खेलते कूदते रहे होंगे, फील्ड में गए होंगे तो स्पोर्ट्स शूज पहने होंगे। बट अभी बहुत लोग ऐसे हैं ना जो रोड पे ऐसे घूम रहे हैं, तो उनके पैरों में अगर चोट लगी है तो उस वुंड का वो तो ऐसे केयर भी नहीं कर रहे हैं, उस वुंड से उनको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन ट्रैवल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो कई बार तुमने ऐसे पाया होगा कि किसी को पस बन गया है, किसी का इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, हील नहीं हो रहा है, तो वो सब इसी वजह से, क्योंकि वो वुंड तो हुआ था, चोट इंजरी हुई थी, लेकिन उसका प्रॉपर केयर नहीं हुआ तो उसपे अदर माइक्रो इन्फेक्शन आ गए। और माइक्रोब्स तो एवरीवेयर बैठे हुए हैं, उनको तो फेवरेबल कंडीशन चाहिए, वो अटैक करने से कहाँ हटने वाले। एंड मेंटेन द ब्लड प्रेशर। ओके, ये रियल इमेज है, देखो आर्टरी दिख रही है, वेन दिख रही है आपको, इंटरनल इंजरी उस केस में ब्लड क्लॉटिंग किस तरीके से। पस फॉर्मेशन अब अलग अलग फिनोमिना है बेटा, ठीक है, उसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड डैमेज कंटामिनेशन वो सब आ जाते हैं, उसकी अभी नहीं बात करें, ठीक है। नंबर फैक्टर 8 इज हीमोफीलिया, ठीक है, नो फैक्टर 8 नंबर नहीं है, नो फैक्टर 8, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर अगर वर्क नहीं करेगा तो उसमें उसमें डिजीज क्या रहेगी, हीमोफिलिक डिजीज, और ऐसे केस में ब्लड क्लॉट स्लोली बनता है, और इनका अगर बाय चांस अगर सोने पे सुहागा इनको कोई ऑपरेशन वगैरह ऐसे पेशेंट का करना हो तो डॉक्टर्स की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उनको फिर हेपेरिन वगैरह लेना पड़ता है, मतलब ताकि उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग की फिनोमिना तो चले। अब कोई भी ऑपरेशन है तो वो तो कट से स्टार्ट होगा, ठीक है, कट से स्टार्ट होगा, कट होगा ही होगा, एक्सेप्ट लेजर टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया जाए तो सारे ऑपरेशन तो लेजर से नहीं होते बेटा। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी का सिजेरियन करना है तो लेजर टेक्निक से तो नहीं उसका बेबी बाहर आएगा। तो समझो हम क्या बता रहे हैं, अगर हीमोफिलिक है तो उसमें ब्लड क्लॉट स्लोली होगा, तो उस केस में ऑपरेशन वगैरह करना एक पूरा प्रॉब्लम होता है। ब्लड क्लॉट को बोलते हैं थ्रोम्बस, ध्यान रखना कुछ टर्म, ब्लड क्लॉट इज थ्रोम्बस, ब्लॉक आर्टरी डिजीज इज थ्रोम्बोसिस, मेरा ये ब्रॉडर वे में है, ब्रॉडर डिजीज है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बस डिसलॉस्ड, इम्बोलस समझना, थ्रोम्बस डिसलॉस्ड, टूट जाए, थ्रोम्बस के पार्ट से थ्रोम्बस के टुकड़े हो जाएं, कैरिड इन ब्लड फ्लो, और उसमें से कुछ ब्लड फ्लो में पार्ट कर गया, मतलब थ्रोम्बस इतना बड़ा था तो इसका एक टुकड़ा निकल गया एंड वो ब्लड में आगे बढ़ गया, दैट इज नोन एज इम्बोलस। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ लेगा तो गलती होता है फिर, ठीक है। और जो मैंने पल्मोनरी इम्बोलिज्म बताई दैट इज ब्लॉकेज ड्यू टू इम्बोलस, वहां पे ब्लड क्लॉट नहीं हुआ था, वहां पे ब्लड क्लॉट मूव करके आया था, तो पल्मोनरी साइड में ब्लड फ्लो के साथ इम्बोलस आ गया, और लोअर डीप वेन में कहीं पे लिम्ब में नीचे पैर वैर में वेन में क्लॉट बना था, वो था थ्रोम्बस, थ्रोम्बस टूटा तो उससे बना इम्बोलस, और इम्बोलस ट्रेवल कर गया और जाके कहीं पे ब्लॉकेज कर गया, तो उससे क्या हो जाएगा, अगर पल्मोनरी साइड में गया तो पल्मोनरी एम्बोलिस, हार्ट साइड में गया तो हार्ट अटैक। ओके, embolus trapped in small artery and blocks blood flow, that is known as embolus। तो बेटा सिंपल सा, नोट्स नहीं भी लिखना है तो भी इतना याद रखो, थ्रोम्बस, थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बस, थ्रोम्बोसिस, कैसा पेन चल रहा है, एंड इम्बोलस, इम्बोलस की वजह से अगर होगा तो डिजीज इज इम्बोलिस, ठीक है। एंड इम्बोलस यू कैन से इम्बोलस इज अ सबसेट ऑफ थ्रोम्बस, थ्रोम्बस का ही टुकड़ा है,
ब्लड क्लॉट, थ्रोम्बस, फ्रैगमेंट ऑफ ब्लड क्लॉट, इम्बोलस, ट्रेवलिंग थ्रू वेन। देखो अच्छा सा इमेज दिया हुआ है, ठीक है। इम्बोलस यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, थ्रोम्बस था ब्रेक डाउन हुआ और ये आगे गया। अब ये आगे कहीं जाके भाई, ये तो इतनी चौड़ी है, यहीं पे देखो ये इतनी चौड़ी है, ये इतनी पतली है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये ब्लॉकेज कर देगा। यहाँ पे तो टूटा तो कोई बात नहीं, यहाँ तो जगह है, तो वो घूमता हुआ टहलता हुआ जा रहा है, ब्लड के साथ फ्लो कर रहा है, लेकिन किसी फाइन आर्टरी की तरफ गया तो वो ब्लॉक कर देगा। क्लियर। कोरोनरी आर्टरी पार्शियली ब्लॉक, चेस्ट पेन, नॉर्मल चेस्ट पेन, एंजाइना होता है, और अगर ब्लॉक्ड है, पार्शियली ब्लॉक्ड होगा तो एंजाइना कंडीशन होती है, उसमें भी एक बार मतलब डॉक्टर के उसमें चले ही जाना चाहिए, और ब्लॉक्ड होगा तो अटैक आएगा, ठीक है। तो हार्ट अटैक एंड इट्स टाइम से अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला है, तो बहुत सारे मूवीज में देखे होंगे हार्ट अटैक से, तो फिर कुछ चांस नहीं रहता। ब्लॉकेज ऑफ ब्लड टू ब्रेन, दैट इज नोन एज स्ट्रोक। तो दो वर्ड याद रखना, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। जब आप ब्लॉकेज ऑफ ब्रेन की ब्लॉकेज बात करोगे तो वहां पे स्ट्रोक होता है, मतलब ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई है, तो उस फिनोमिना की वजह से स्ट्रोक्स आते हैं, ठीक है। और ब्रेन की वेन्स का फटना ब्रेन हैमरेज कहलाता है। A blood clot forms when blood cells and fibrin strands clump together. A clot that blocks blood flow is called a thrombus. दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेशन सही है, ये लिख लेना एक जगह। ये तो हो गया कंप्लीट। एनसीईआरटी को देख लेते हैं आप फटाफट। यू नो दैट व्हेन यू, पहले ही लिखता है एनसीईआरटी, यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योरसेल्फ, क्यों अपने को हर्ट करेगा, चलो ठीक है। योर वुंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। एक जनरल ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है कि आप कभी भी हर्ट हुए हो, चोट वोट लगी है, तो आपने देखा ऐसे कंटिन्यू खून 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 नहीं हो जाएगा चारों तरफ, ठीक है। यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। डू यू नो व्हाई? ब्लड एग्जिबिट्स कोएगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा। This is the mechanism to prevent excessive loss of blood from the body. मार्क कर लेना। You would have observed a dark reddish brown scum. Scum वही जो अभी इमेज में दिखाया था, क्लियर। Formed at the site of a cut. अभी तुमने को, तुम सबको भी, जिसको भी चोट लगी हो, देखे होगे कि अगर स्किन पे चोट लगी रहती है तो कुछ टाइम के बाद वहां पे एक टफ सा, एक हार्ड सा आ जाता है, ब्राउन ब्राउन, और बड़ा ईचिंग सा उसमें फील होता है, और वो आपको इनिशिएट करता है कि आप वहां पे जाओ, ईचिंग करो, और अगर आपने उसको हटा दिया तो बस गए। अभी वो अपना दाग बड़े आराम से जाएगा, वो बहुत टाइम लेगा, फिर साल भर भी लग जाएगा वो दाग जाते जाते, लेकिन आप उसको नेचुरल जाने दो, आप उसको अपने नाखून से अपने अपने से मत हटाओ, तो वो नेचुरली कुछ दिन में वहां से झड़ जाएगा, और वो जैसे ही झड़ेगा उसके बाद एक दो हफ्ते में वो दाग चला जाता है। तो स्कम का भी बड़ा नखड़ा है भाई। तो वही उसको, वो जो ब्राउनिश सा अपीयरेंस आ जाता है, दैट इज स्कम, और वो है क्या, ब्लड क्लॉट का आगे का धीरे 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 उसमें कन्वर्जन हो रहा है, और वो उस तरीके से चेंजेस के साथ स्कम में कन्वर्ट हो गया। मार्क कर लेना, डायरेक्ट पूछ सकता है। एट द साइट ऑफ ए कट और एन इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज अ क्लॉट और कोएगुलम, कोएगुलम वर्ड भी याद रखना, फॉर्म मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन, इन विच डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म एलिमेंट, डेड या तो डेड हो जाएगी, टूटी होगी तो डेड हो गई, डैमेज, डैमेज भी हो सकती है, फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब वही, आप प्लाज्मा को छोड़ दो बाकी सब, और ब्लड आर ट्रैप्ड, सभी ट्रैप्ड हो गए। फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। तो उससे पहले तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन भी बनाना पड़ेगा, तो जाइमोजन प्रोथ्रोम्बिन वाला भी स्टेप नोट डाउन कर लो। Thrombones in turn are formed from another, ये लिखा ही हुआ है, inactive substance present in the plasma called prothrombin. प्लाज्मा में प्रेजेंट है प्रोथ्रोम्बिन। एंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज, जो थ्रोम्बस के फॉर्मेशन की काइनेटिक एक्टिविटी को बढ़ाए, कैरी करे, उस एंजाइम को बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। काइनेज से काइनेटिक एक्टिविटी ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन समझ लेना। is required for the above reaction. Which reaction? For the conversion of prothrombin into thrombin. This complex is formed by a series, ये series of linked enzymatic reaction जो बात कर दिया ना, ये आपके लिए मेजर क्वेश्चन होगा एमबीबीएस का, फर्स्ट ईयर का। क्लियर? दैट इज नोन एज कास्केड प्रोसेस।
मेनली जो चाहिए वो आपको 13 स्टेप की प्रोसेस होती है, 13 स्टेप्स जो हो जाता है, बट इसका पूरा मेस नेटवर्क है एक पूरा, इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट। नंबर ऑफ फैक्टर्स जो फैक्टर 1 2 3 4 5 6 इसमें हटा दिया गया था, 7 8 9 10 11 12 13, इस तरीके से आपको ए बी भी उसमें फैक्टर है। तो इस तरीके के नंबर ऑफ फैक्टर्स और चेन रिएक्शन पूरी बनेगी तब कास्केड का प्रोसेस होगा। प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट, अगर हमेशा एक्टिव स्टेट में होगी तो अननेसेसरी का क्लॉट होगा, इसलिए विदाउट डैमेज वो क्या है, इनएक्टिव स्टेट में, मार्क कर लेना एनसीईआरटी। An injury or a trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factor which activate the mechanism of coagulation. ओके, क्लियर है? अभी पढ़ लिया इतना डिटेल में कि ये तो समझ में ही आ रहा होगा। Certain factor released by the tissues at the site of injury also can initiate coagulation. अब जो extrinsic pathway है वो यही है। तो आप फ्लो में समझो, एक्सट्रिंसिक देन इंट्रिंसिक देन एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक मिल रहे हैं एक पॉइंट पे, और वहां पे प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन होना है, थ्रोम्बिन बनेगा, देन आपका पूरा आगे का फाइब्रिन का फॉर्मेशन और क्लॉट फॉर्मेशन। कैल्शियम आयंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। जनरली मैच द कॉलम में आ जाता है आयंस और उनके रोल, तो वहां पे ध्यान रखना है कैल्शियम आयंस का ये भी रोल है। कैल्शियम आयन का रोल मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन भी होगा, तो अब एक ही चीज को लेके नहीं बैठ जाना है कि ये भी लिखा था वहां पे। play a very important role in clotting. Is it clear? क्या याद रखना है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। एक तो फ्लो याद रखना है कि कट के बाद क्या हो रहा है, उसके लिए आप ये वाला पाथवे प्लस ये थ्योरी, ये वाली थ्योरी, एंड प्लस थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन फाइब्रिन, ये रहने दो, ये वाला, ठीक है। ये थ्योरी देख लोगे, लिखना हो लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, अगर दिमाग में बैठ जा रही तो अच्छी बात है, टाइम बचाओ। और ये ठीक है, फिर कुछ फैक्टर्स जो मार्क कर दिए उन फैक्टर के नेम याद रखने हैं, ठीक है, और कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेस याद रखने हैं कि क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा। एंजाइनल पेन, एंजाइना इज नॉट अ हार्ट अटैक, ठीक है, एंजाइना में चेस्ट पेन होता है। इज इट क्लियर बच्चों, समझ में आ गया ये टॉपिक? सब बताओ जरा, रिप्लाई करो, 5 ही 6 7 तो हो, रिप्लाई करो फास्ट। आकाश स्टेप बाय स्टेप समझ में आया? फरेहा, आयुष, इकरा, ईशा, मनाली, पृथ्वी, थोड़ा सा टाइम देके इसको पढ़ना, और उसमें भी कुछ क्वेरी आए, रात तक कोई क्वेरी लगे, कुछ मन में और ख्याल आ जाए तो फिर पूछ लेना मैसेज करके। और पढ़ाए, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा दें? पढ़ लो, खत्म हो जाएगा आज, नहीं तो वो छोटे छोटे टॉपिक एक एक दिन के लेक्चर ले लो, खत्म कर लेंगे अपन फ्राइडे तक। लिम्फेटिक सिस्टम एज यू नो, मैंने कई बार नाम भी लिया है, लैक्टियस में भी आया था। तो लिम्फेटिक सिस्टम आप देख रहे हो कि ये बॉडी में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के पैरेलली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, जो कि ब्लड और इंटरस्टिशियल स्पेस से फ्लूइड को रिकवर करता है, ठीक है। सिंपल सी एक थ्योरी बताएं कि जो आपका पूरा बॉडी से में ब्लड बह रहा है, दिन भर में चलता रहता है, उससे 22 लीटर फ्लूइड रिलीज होता है, वो कैपिलरी के बाहर आ जाता है। बाहर आया मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस में आया, समझना मेरे बच्चे अच्छे से, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आया। अब किसी स्पेस में आके, किसी तुम्हारे खाली जगहों पे आके अगर ये फ्लूइड ऐसे ही रह जाएगा तो 22 लीटर तो ऐसे ही एक्यूमुलेट हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। तो ब्लड इसको क्या करती है, रीएब्सॉर्ब करती है, तो अप्रोक्सीमेटली 20 लीटर रीएब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो 20, किसी किसी जगह पे तुम्हें डेटा 20 लीटर का मिलेगा, कहीं पे 18 लीटर का मिलेगा, गैप रहेगा 2 लीटर का, ठीक है। तो 2 लीटर जो रह गया वो बनता है आपका लिम्फ। वैसे तो ब्लड खुद ही रीअब्सॉर्ब कर लिया 20 लीटर तक, ब्लड के बाहर गया था। इट डिपेंड्स ऑन, अगेन तुम्हें दो प्रेशर ध्यान में रखना है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर
जो ब्लड फ्लूइड है उसकी वजह से वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में जनरेट होने वाला प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एंड दूसरा आ जाएगा ऑन्कोटिक प्रेशर, एल्बुमिन प्रोटीन कोलाइडल सॉल्यूशन जो बताया था, या यू कैन से इट ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर रीअब्सॉर्ब कराएगा, जो ये कलेक्ट हो रहा है इसको ऑस्मोटिक प्रेशर हेल्प करेगा। जो कंसंट्रेशन, सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा। याद आ रहा है ऑस्मोसिस, अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई है, बाहर फ्लूइड हाई है, तो फ्लूइड अंदर की तरफ आ जाएगा। कुछ याद आ रहा है ऑस्मोसिस? ठीक है, और अंदर जैसे ही ब्लड आया तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन लो हो जाता है। तो इस तरीके की कुछ फिनोमिना चलेगी जो तुमने बेसिक्स मुझसे पढ़ रखे हैं, उन्हीं की बातें की है अभी मैंने। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी पढ़ा है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी पढ़ा है, ऑस्मोसिस भी पढ़ा है। तो सिर्फ हमें समझना है कि विदाउट आरबीसी वहां से फ्लूइड है, ब्लड कैपिलरीज, और ये फ्लूइड ब्लड वेसल्स से नहीं निकलेंगे। ठीक है, ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरी वेन से नहीं निकलेंगे, ब्लड वेसल्स से तो निकलेंगे लेकिन फाइन कैपिलरीज से निकलेंगे। तो इट इज द प्लेस वेयर आर्ट्रियोल, कैपिलरी एंड वेन्यूल, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। ठीक है, ये होगा आर्ट्रियोल, ये होगा कैपिलरी की नेटवर्क पूरी, और ये होंगे वेन्यूल। तो इस तरीके से जहां पे ये मैश बनता है, जहां जहां ये बहुत फाइन होगी, जैसे ऑक्सीजन CO2 का डिफ्यूजन में भी आपने पढ़ा कैपिलरी साइड पे होगा, ये फाइन ब्लड वेसल्स होती है, यहाँ से रिलीज हो सकता है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एटमोस्फेयर। ठीक है, यहाँ से नहीं होगा, ये तो बड़ी बड़ी वेसल्स हैं, इनसे ब्लड जा रहा है, अगर सब जगह से रिलीज होने लगा तो प्रॉब्लम है। और एवरीवेयर देयर इज कैपिलरी सिस्टम, कैपिलरीज हर जगह है। ये आपको इमेज में ऐसा दिख रहा है कि एक पल्मोनरी साइट हो गया, एक सिस्टमिक साइट हो गया। सिस्टमिक मतलब बॉडी, तो बॉडी के तो हर पार्ट में कैपिलरीज प्रेजेंट है। अभी मैंने इंजरी का ही बताया कि अगर आपकी एक उंगली के कट लगता है तो वहां पे जो रप्चर हो रहा है, जो ब्लड आ रहा है, वो कैपिलरी से आ रहा है। तो समझो मेरे बात, जहाँ पे फाइन आपकी कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स बहुत थिन है, थिन एंडोथीलियम है, वहां से लिक्विड बाहर आता है, बाहर आते ही उसको आप बोलते हो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। क्लियर? उसको ब्लड खुद भी रीअब्सॉर्ब कर सकता है, करता भी है मैक्सिमम, कुछ रिमेनिंग रह जाता है जिसमें कुछ ऐसे आपके इम्यून सेल्स और एंटीबॉडी वगैरह ट्रांसपोर्ट होके आते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं इस फ्लूइड में, और उसी को ये लिम्फेटिक सिस्टम की लिम्फोसाइट सेल्स जो आपने WBC में पढ़ा है वो भी यहाँ पे आएंगी। लिम्फ नोड में वो चेक होंगे कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं, फिर वो आगे आगे ट्रैवल किया एंड देन अगेन वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। मतलब ये 2 लीटर भी घूम फिर के गया ब्लड के अंदर, एंड ये 20 लीटर भी उसने रीअब्सॉर्ब कर लिया। समझे? तो बीच में एक सिस्टम आ गया, जैसे एक पाथ बना दिया गया, और उस पाथ में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ चेकिंग हो रही है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की, कोई फॉरेन मटेरियल है इसकी चेकिंग हो रही है। इज इट क्लियर? समझ में आया? और उसके बाद ब्लड को वापस ब्लड में मिला दिया जा रहा है, लिम्फ निकल रहा है ब्लड से, लिम्फ बन जा रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस से लिम्फ बना, एंड देन अगेन वो डिसॉल्व हो गया, ब्लड में ही चला जाएगा। तो वी कैन से, ये समझो ये बड़ा प्यारा इमेज है। ठीक है, अब इस तरीके की एक वेसल नहीं होती है, आपको समझने के लिए डायग्राम बना हुआ है बेटा। कहाँ पे कैपिलरीज के पास लिम्फेटिक कैपिलरीज होंगी, लिम्फेटिक कैपिलरी लिम्फेटिक वेसल्स को लिम्फ मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो लिम्फ की तरफ फ्लूइड चला जाएगा वो लिम्फ बन जाएगा, लिम्फ वेसल्स से वो ट्रांसपोर्ट होके लिम्फ नोड में चेकिंग करा के फिर आगे गया और जाके ब्लड में मिल गया, एंड देन ब्लड का पार्ट हो गया। तो लिम्फ इज नथिंग, पार्ट है ब्लड का, लेकिन सीरम भी नहीं है ये। ठीक है, क्लियर? बहुत माइक्रो मॉलिक्यूल वाले प्रोटीन्स नहीं आ सकते, कुछ प्रोटीन्स आएंगे, क्या कंपोनेंट है वो सब हम बताते हैं। तो अगर इनका ऑर्गेनाइजेशन देखो कि ये किस तरीके से लोकेट है, तो यू कैन रिलेट कि जस्ट आप सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर लिम्फेटिक सिस्टम सुपर इम्पोज कर दो। ट्रेसिंग पेपर देखा है तुम लोगों ने, जैसे कार्बन कॉपी लेते हैं, कॉपी करते हैं, तो इसके ऊपर अगर मैं ये रख दूं तो तुम्हें जैसे जैसे जहां जहां ये है वहां वहां ये भी दिखेगा। इज इट क्लियर? लेकिन डिफरेंस यही है कि ये इसका पार्ट है, इससे निकलता है, चेकिंग कराता है अपनी सारी कि हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन इन्फेक्शन है या नहीं इस फ्लूइड में, और वापस वो ब्लड में चला जाता है। इतनी बेसिक सी बात कितनों को समझ में आई? सबको आ गई?
इज इट क्लियर? तो इसी ट्रैवल के ड्यूरेशन में, वेरी गुड बेटा, सब समझ में आएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। इसी ट्रैवल के ड्यूरेशन में उसके पास कुछ कुछ जगह पे पुलिस हेडक्वार्टर बने हुए हैं, उसी को आप बोलते हो लिम्फ नोड। वो चेक करेगा आगे। अब जैसे जस्ट सपोज यहाँ पे ट्रैप हुआ, इसने ट्रैप किया, मतलब इसके और इस गैप के बीच में ही कहीं पे आगे, मतलब नियर बाय जहां से ये कैपिलरी आ रही है, वहां ही कहीं इन्फेक्शन साइट होगा। तो ये सिग्नल भेज देगा कि एक्टिवेट हो जाओ, इधर इन्फेक्शन है। क्लियर? यहाँ आगे की साइड से आ रही है लिम्फ वेसल्स, तो वहां पे इस साइड के होंगे। तो मतलब साइट ऑफ इन्फेक्शन टेस्ट करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट is a network of tissues and organs made up of lymph vessels, lymph node and lymph. lymph vessels जिस ट्यूब में वो पार्टिसिपेट फ्लो करेगा, lymph node जहां पे चेकिंग हो रही है, और lymph वो लिक्विड हो गया, ठीक है। दैट ड्रेन lymph fluid, a fluid containing WBC, water, protein, salt and lipid. प्रोटीन के केस में स्टार मार्क लगा देना, बहुत बड़े पॉलीमर्स नहीं होंगे यहाँ, मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल वाले एकदम बड़े बड़े क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वाले पॉलीमर्स नहीं आएंगे यहाँ पे, मैक्रो पॉलीमर नहीं होंगे, ठीक है। एल्बुमिन वगैरह आ जाते हैं कुछ अमाउंट, लेकिन फिर भी मेन अमाउंट एल्बुमिन का आपके ब्लड के अंदर होता है, इसलिए वो वाटर को रीएब्सॉर्ब कर पाता है, मतलब फ्लूइड को रीएब्सॉर्ब कर पाता है, जो 20 लीटर वाला फिनोमेना मैंने बताया। तो सॉल्ट्स एंड लिपिड्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, बिकॉज ऑल ओवर द बॉडी ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। देयर आर लिम्फ नोड्स इन योर बॉडी दैट यू कैन लाइकली फील अंडर योर आर्म्स, ठीक है। डॉक्टर चेक करता है, टॉन्सिल भी लिम्फाइड सिस्टम का पार्ट है, लेकिन अभी लिम्फ नोड की बात करते हैं। तो आर्म पिट के नीचे लिम्फ नोड्स होते हैं। ये जिस भी पर्सन को, जैसे अगर ये स्वेलअप है, यहाँ पे पेन फील होता है, तो वो साइट ऑफ इन्फेक्शन और वो लिम्फोमा से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड सिम्टम्स में आ जाता है, ठीक है। लिम्फ नोड में बहुत ज्यादा ट्रैपिंग होगा, उससे इन्फ्लेमेशन होगा, वो डैमेज होगा लिम्फ नोड, तो वो स्वेलअप होता है, उसका साइज बढ़ जाता है लिम्फ नोड्स का। तो डॉक्टर कभी कभी देखे होगे इस तरीके से दाएं बाएं ऊपर नीचे लिम्फ नोड्स वाले पॉइंट को टच करके भी चेक करते हैं। इन ईच ग्रॉइन एट द टॉप ऑफ योर लेग्स, इस रीजन में भी होता है, मतलब ये वाला इमेज तुम देखो तो यहाँ यहाँ जो जो ये डॉट डॉट है ना, ये सब है लिम्फ नोड, ठीक है। एंड इन योर नेक देयर आर ऑल्सो लिम्फ नोड्स यू मे नॉट बी एबल टू फील, जिसको फील नहीं कर सकते, डॉक्टर भी दबा के नहीं देख सकते, वो कहाँ है, एब्डोमेन वाले एरिया में। ये देखो, क्या एब्डोमेन वाले एरिया में भी दिख रहा है, क्लियर? pelvis, chest, other lymphatic organs include your spleen, thymus, ये सब lymphoid organs में आ जाते हैं। इम्यूनोलॉजी में ही बात करेंगे इनके बारे में भी, प्राइमरी lymphoid organ, सेकेंडरी lymphoid organ, टी सेल, टी सेल फॉर्मेशन, ये सब वहां पे बात। lymphatic system is secondary transport system, very good। तो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन सा हुआ बेटा? विच वन इज प्राइमरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम? लिम्फ का नोट्स बना लेना, ये नोट्स बना लेना, सब नहीं, पढ़ के अपने अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट करके लिख लेना। फॉर्मेशन का स्टेप जरूर लिख लें। प्राइमरी से ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका क्या हो गया? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वेरी गुड। यस बेटा, करेक्ट आपका, ब्लड, ठीक है। दैट प्रोटेक्ट्स एंड मेंटेन द बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग एंड फिल्टरिंग लिम्फ, लिम्फ को प्रोड्यूस करना, फिल्टर करना, चेक करना एंड वापस से ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देना। यस बेटा, करेक्ट है। Lymph is a clear fluid that contains white blood cells and arises from the drainage of fluid from the blood and surrounding tissues. Lymph is filtered at point called lymph nodes where pathogens, मतलब bacteria, virus, antigens are removed before the fluid is returned to venous circulation. और यहीं पे फिर उनके अगेंस्ट में अटैकिंग ले लिया जाता है, ठीक है, छोटा मोटा अटैक करके उनको खत्म करके, और फिर वापस से उस लिम्फ फ्लूइड को क्लियर करके उसको ट्रांसफर कर दिया गया वापस से ब्लड वेसल्स में। कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट सेल पढ़ा ना, क्या होगा लिम्फोसाइट्स? ए ग्रैनुलोसाइट है एंड, हाँ बेटा बस एंड कर रहे हैं बच्चों, ए ग्रैनुलोसाइट में आएगा या ग्रैनुलोसाइट में आएगा लिम्फोसाइट?
तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फोसाइट सेल, लिम्फ वेसल्स, सेंट्रल प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जिसमें बोन मैरो एंड थाइमस आ जाता है, थाइमस ग्लैंड है आपकी। पेरिफेरल में लिम्फ नोड, स्प्लीन, टॉन्सिल, जो आपने टॉन्सिल देखा था पैलेट में, वो सब भी आ जाते हैं। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म। क्लियर, ये सब आ जाते हैं आपके लिम्फोइड ऑर्गन्स में। तो प्राइमरी वो साइट जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, जैसे बी सेल टी सेल प्रोड्यूस होती है, तो बोन मैरो और थाइमस। ठीक है, फिर जहाँ पे वो एक्ट कर रही है, स्टोर हो रही है, मैन्युफैक्चर मैच्योर हो रही है एंड देन अटैक कर रही है। जैसे ट्रेनिंग, एक जगह होता है कि वहां पे ट्रेनिंग दी गई, कमांडोज को ट्रेनिंग दी गई एंड देन उनको पोस्टिंग दे दी गई, तो पोस्टिंग वाली साइट हो जाती है सेकेंडरी, एंड ट्रेनिंग वाली साइट जहाँ पे वो फॉर्म हुए हैं, ट्रेनिंग हुई है, वो हो जाते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फेटिक वेसल्स का जो स्ट्रक्चर होता है, एक क्वेश्चन पूछता है, दे हैव ट्रू वॉल्व होती है इनके पास। क्लियर, जस्ट लाइक वेन, वेन और लिम्फेटिक वेसल में वॉल्व होती है, आर्टरी में नहीं होती है। क्लियर, तो वेन से एनालॉजी को शो करते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, नोट डाउन कर लेना। वॉल्व होता है जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर इधर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हुआ ज्यादा तो वो रिवर्स फ्लो नहीं करेगा। दैट्स वाई वो इमेज आप देख रहे हो, इधर से लिम्फ बना और इधर ब्लड में गया। तो दे आर लाइक लिम्फेटिक वेसल्स आर ब्लाइंड सैक मॉडल, जैसे आपने पढ़ा था ना, इनका अपना कोई एंड नहीं है। ये जहां से निकले हैं, ब्लड से निकली है, तो दूसरी एक ब्लड वेसल्स में ही जाके एंड हो जाएंगे। तो ट्रू वॉल्व होती है इनमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो वॉल्व क्लोज हो गई, इससे पास किया तो वॉल्व फिर क्लोज है, अब ये इस चैम्बर से इधर नहीं आ सकती, ये आगे की तरफ जाएगी। इस तरीके से लिम्फ वेसल्स होती है। जस्ट बेटा वो प्रेशर समझ लो, उसके बाद एंड कर लें। हाँ, ए ग्रेनुलोसाइट होंगी, यस करेक्ट, लिम्फोसाइट सेल्स आर ए ग्रेनुलोसाइट। देखो अब प्रेशर ध्यान में रखो, ब्लड कैपिलरीज में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वो कौन सा प्रेशर एक्सर्ट करेगा? फ्लूइड प्रेशर, मतलब वाटर प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्लियर, किसकी वजह से जनरेट हुआ है? इस फ्लूइड की वजह से जनरेट हुआ है, और ये प्रेशर हाई है, बाहर की तरफ प्रेशर लो है, और कैपिलरीज ट्रांस मतलब अलाउ कर रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउ कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ वाटर, प्रोटीन, कुछ बायोमोलिक्यूल्स इससे रिलीज हो जाएंगे, तो वो इन बिटवीन सेलुलर स्पेस में आ जाएंगे। सेलुलर स्पेस में आ गए तो उसको आप क्या बोल रहे हो? इंटरस्टिशियल स्पेस। क्लियर, इंटरस्टिशियल स्पेस, एंड देन ये यहाँ से रीएब्सॉर्ब भी हो सकते हैं और ये यहाँ से लिम्फ में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो उसी में से जो हम 2 लीटर की बात कर रहे थे, वो आ गया ट्रांसपोर्ट होके लिम्फ में। तो जो लिम्फ में लिक्विड आया उसी को आपने बोल दिया लिम्फ। ब्लड, इंटरस्टिशियल टिश्यू, तो यहाँ के भी कुछ चीजें उसमें डिसॉल्व हो सकती है, यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, उसको भी वो डिसॉल्व कर लेगा एंड देन ट्रांसपोर्ट कर लेगा। क्लियर, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड, प्रोटीन, बायोमोलिक्यूल, एब्जॉर्प्शन, सब अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तभी अपना चेकिंग के लिए जा रहे हैं। दिस इज लाइक कि आप एयरपोर्ट में गए हो और वहां पे एक चेकिंग एरिया से अब आप चेकिंग करा के ही आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये इमेज बना लोगे, ज्यादा क्लियर रहेगा। ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के और लिम्फेटिक वेसल के बीच में जो है वो टिश्यू स्पेस है। सेल के भी बाहर कहीं टिश्यू स्पेस है, सेल प्रेजेंट होंगी तो सेल के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस है। यहाँ से ऑक्सीजन वगैरह डिफ्यूज होना होगा, सेल के अंदर जाएगा। यहाँ पे कुछ जो भी इनसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, निकल रहा है, सेल से निकले या ब्लड वेसल से निकले, वो चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, उसी को फिल्टर आउट करके लिम्फ का फॉर्मेशन हुआ। लिम्फ लिम्फेटिक वेसल में फ्लो करेगा, ब्लड ब्लड वेसल में फ्लो करेगा, टिश्यू स्पेस में इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा। क्लियर, एंड इसका डायरेक्शन होता है, लिम्फ सिस्टम हमेशा डायरेक्शनल मूव करेगा, एक डायरेक्शन में ही मूव करेगा। ओके, और ब्लड भी डायरेक्शन में, प्रेशर जिस तरीके से जिधर से फ्लो होके जा रहा है, हार्ट से अगर बॉडी की तरफ गया है तो बॉडी की तरफ फ्लो होगा उसका। किसी ऑर्गन से बाहर निकल रहा है और वो हार्ट की तरफ जाएगा तो उसका वेनस फ्लो चलेगा।
तो ब्लड फ्लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से बाहर आ रहा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई है, हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड ज्यादा है, यहाँ पे हाई रह रहा है, और कोई फाइन कैपिलरी तक पहुंचा तो उसकी वॉल थिन है, वहां से ये फ्लूइड बाहर निकल सकते हैं। कुछ चीजें इसमें, आरबीसी कतई बाहर नहीं आएगी, आरबीसी कभी बाहर नहीं आती है, ध्यान रखना। क्लियर? तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से वाटर के साथ कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर से वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा ब्लड कैपिलरी, वाटर को वापस लेगा, मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वापस ले लिया, एंड जो बचा हुआ रहा वो बन गया आपका लिम्फ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये है लिम्फ वेसल्स, ये है सेल, ये है आपकी ब्लड कैपिलरी। तो ब्लड कैपिलरी से निकला न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन, सेल से निकल रहा है CO2, वो ब्लड की तरफ जा रहा है। एकदम ध्यान से शांति से देखोगे सब समझ में आएगा। फिर यहाँ से ट्रेवल किया, इंटरस्टिशियल स्पेस ये भी है, ये भी इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये भी है। फिर यहाँ मूव करते करते जो फ्लूइड वापस आगे की तरफ बढ़ गया, लिम्फ में चला गया, वो हो गया। एंड वापस कुछ चीजें देख रहे हो आप, रीअब्सॉर्ब भी हो रही है। तो जो अगर मैंने 22 बोला तो 20 रीअब्सॉर्ब हो गया, 2 लीटर इधर चला गया। अगर 20 बोलोगे तो 18 रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, 2 लीटर इधर जाएगा। तो 2 लीटर वाला गैप आपको ध्यान में रखना। इंटरस्टिशियल फ्लूइड विद पार्टिकुलेट मैटर एंटर्स लिम्फ कैपिलरीज, एंटर करेगा, लिम्फ का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बाकी अभी आगे बात करेंगे। चलो तुम लोग को ज्यादा हो जाएगा, ये नोट्स हम अपलोड कर देंगे, रीड करना होगा, एक बार रीड करके रखना। फिर कल इसकी डिजीज वगैरह की बात करते हुए सर्कुलेटरी पाथवे देखें, और साथ साथ ही एमसीक्यूज करो, साथ साथ कंप्लीट करो, साथ साथ एमसीक्यू करो। कल भी क्लास आप मतलब यही टाइम रहेगी, क्योंकि मॉर्निंग में दो दो फाउंडेशन के लेक्चर हो रहे हैं, बस आज और कल, मंडे ट्यूसडे का। फिर वेडनेसडे से वही सेम टाइम हो जाएगा। क्लियर है? चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर। कुछ पूछना होगा तो पर्सनली मैसेज कर करके पूछ लेना तुम।